तो आज हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो आपके एग्जामिनेशन की है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जब स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पर कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उसके लिए ये लेक्चर रखा गया है। जब प्रैक्टिकल होता है स्कूल में तो बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे माइंड में होता है और हम उस कंफ्यूजन इतना सारा होने की वजह से हम अपना प्रैक्टिकल डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारे को पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास प्रैक्टिकल में है क्या क्या। अलग अलग स्कूल की अलग अलग बातें हैं, पर हमने उन सबको कंसीडर करते हुए एक पैकेज आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें हम सारे प्रैक्टिकल्स जो भी हैं अलग अलग कॉलेजेस की फाइल्स को हमने स्टडी किया और उसके बाद हमने एक पैकेज आपके लिए ये बनाया है ताकि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो वो भी बहुत अच्छा हो। प्रैक्टिकल में अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो आपके पास पहला जो है वो है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का है और 8 मार्क्स का है। ये कहीं जगह 6 मार्क्स का है, हर स्कूल का अपना अलग अलग है, लेकिन आपके यहाँ प्रैक्टिकल टाइट्रेशन का है। दूसरा आपके पास प्रैक्टिकल है एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल्स, तो एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स का प्रैक्टिकल है, ये भी 8 मार्क्स का है आपके यहाँ। फिर आपके पास थर्ड जो है वो आपके पास है फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस है और कुछ जगह पे क्रोमेटोग्राफी भी है, कुछ जगह पे क्रोमेटोग्राफी भी है। आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रोजेक्ट है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया गया और साथ में उसका वाइवा, और लास्ट है आपके पास रिकॉर्ड और उसका वाइवा। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये 5 थिंग्स है जिसका जो आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इसका 80 to 90% आपके वाइवा पे ही डिपेंड करता है। अब अगर जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं ना तो वाइवा ही सब कुछ डिसाइड करता है कि क्या आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे एग्जामिनर। अब कैसे करेंगे, अब वाइवा कैसे लेंगे? देखो 2 तरह के वाइवा होता है। एक तो वाइवा होता है कि आपको रूम में बुलाएंगे आपके रिकॉर्ड्स वगैरह के साथ और आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जो वर्क आपने लैब में किया है उसको देखते हुए वो कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे करेंगे। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि एग्जामिनर को सब पता है कि आपने लैब में किया नहीं किया, किस तरीके से वो ये पता लगा लेते हैं कि आपने लैब में काम किया है कि नहीं। उनके पास सारे तरीके हैं। वो सारे तरीके हम इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कि देखिए आप इस बात का ध्यान रखें, ऐसी बातें आप लैब में करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया। अब ये सारी चीजें तो है ही। वाइवा आपका अच्छा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, दूसरा वाइवा जो होता है, दूसरा वाइवा आपका होता है कि आप लैब में वर्क कर रहे हैं और वर्क करते करते एग्जामिनर आ गए और आप कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने वो पूछ लिया जो काम आपसे कह रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में पूछ लिया, या बेसिकली जो भी ग्लासवेयर आपके हाथ में है या जो भी नियरेस्ट आपकी स्लैब है या लैब है उसमें जो भी सामान आपके आसपास है ना, वो उसके बारे में बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न बहुत ईजी होते हैं। अगर आप कहेंगे ना, बस आपको उस वक्त पता नहीं होता कि वो ये पूछ लेगा, इसीलिए आप बहुत ही ज्यादा वहां पर ऐसा परफॉर्म कर देते हैं कि दिक्कत आ जाती है आपको। तो आप देखें कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये लेक्चर आपको लिखा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बीकर लिया हुआ है। बीकर आप देख रहे होंगे, ये बीकर है। बीकर नॉर्मली आपको पता है बीकर होता है। बीकर में इस तरीके का, बीकर क्यों कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है बीकर को बीकर क्यों कहते हैं, क्योंकि बीकर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे ये चोंच बनी हुई है जिसे बीक कहते हैं। बायो वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इसे बीकर कहते हैं। अब बीकर पे ही बात खत्म नहीं होती, बात इससे आगे भी है। बात आती है लीस्ट काउंट क्या है इसका।
हालांकि ये जो क्वेश्चन है कि किसी भी ग्लासवेयर का लीस्ट काउंट या किसी भी ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में इसको बहुत कम लोग पूछते हैं, पर पूछ ले। लीस्ट काउंट मतलब होता है जो मिनिमम पैरामीटर आप उससे मेजर कर पाए। अगर आप किसी बीकर को देख रहे हैं तो ये बीकर सपोज 100 ml का है, 100 ml का है, और यहाँ पर ये 100 ml है, अब यहाँ पर 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। तो अगर आप बीकर की बात करें तो ये जो लास्ट मिनिमम पैरामीटर आप जो मेजर कर सकते हैं वो इसका 20 ml है, ठीक है। तो इसीलिए इस बीकर का लीस्ट काउंट 20 ml है। बीकर को जनरली किसी चीज के मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता कि आप कहें अगर आपको किसी लिक्विड का 20 ml लेना है तो आप इस बीकर को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पैरामीटर बहुत अच्छे नहीं होते। इसलिए बीकर का यूज आप सोल्यूशन को डिसॉल्व करने के लिए, फिल्टर किया या किसी लिक्विड को रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस बीकर का यूज आप मेजरमेंट के लिए नहीं कर सकते। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि हर स्कूल्स में बीकर के बहुत सारे वेरिएशन है। मतलब 100 ml का भी है, आपके पास बीकर 100 ml वाला भी होगा, आपके पास 250 ml वाला भी होगा, आपके पास 500 ml वाला भी होगा। हर स्टूडेंट के पास एक ही बीकर नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी लैब में सिर्फ 100 ml का ही बीकर है, ऐसा नहीं होता। अब बात क्या होती है, आप काम कर रहे थे लैब में, काम करते करते एग्जामिनर सर आ गए, उन्होंने पूछा ये बीकर कितने ml का है। दिक्कत यह है कि आप एग्जामिनर को देखेंगे, क्या पूछ लिया, बगल में खड़े टीचर्स को देखेंगे, लेकिन आप बीकर ही नहीं देखेंगे जो कि आपको देखना है, क्योंकि जो भी बीकर है, बीकर के ऊपर मार्क है भाई कि 100 ml का है। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बीकर देख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं बीकर में, बीकर देखा आपने, अच्छा हाँ सर 100 ml का है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब आप में उसमें भी होशियार हैं, अच्छा मैम ने कहा था कि बीकर देखना है कितने ml का है, तो आप क्या करेंगे, लैब में जाते ही सारे पहले बीकर देखेंगे, अरे बीकर कितने ml का है, देखें मेरी शेल्फ पे 100 ml का रखा है, ठीक है। अब सर आए, सर ने पूछा बीकर कितने ml का है, 100 ml का सर, श्योर, हाँ सर श्योर। अरे भाई देख तो लो, उस बीकर को देख लो कि वो बीकर जो तुमने हाथ में पकड़ा है वो कितने ml का है। पता चला पड़ोस वाले रमेश भैया ने आपसे एक्सचेंज कर लिया बीकर जब आप अपनी सेल्फ में नहीं थे, और वहां रख दिया 250 ml का। आप तो 100 बोल के ही आ गए ना, और आपको श्योर भी लगेगा नहीं मैंने पहले ही देख लिया था 100 ml का है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे एग्जामिनर सर आए, उन्होंने कुछ पूछा आपसे बीकर बताओ कितने ml का है, आप बीकर देख लें उठा के, हाँ सर 100 ml का है, समझ रहे हैं ये बात। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अमूमन यही होता है, क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हैं लैब में, इतना सारा क्राउड वहां पर होता है, इतनी सारी वहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, फिर थोड़ी बातचीत भी होती रहती है, भाई तू क्या कर रहा है, अच्छा ठीक है हमने ये मिला दिया, रुक मैं भी मिलाता हूँ। तो इस तरह की बात बिल्कुल लैब में ना करें। आप एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाए, आपको जैसा बता रहे हैं आप वैसा ही करें, आपके रिजल्ट भी सही आएंगे, आपका वाइवा भी बहुत ही सुंदर होगा, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ग्लासवेयर है, इसे कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं, ये हमारे पास है भी। बीकर हमारा पता नहीं कल कहाँ रह गया, कल हमने एक लेक्चर फिर से लिया था। तो ये कॉनिकल फ्लास्क है। अब देखो इसमें भी बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, ये 500, 400, 300, 200, तो मिनिमम 200 इसमें मेजर कर सकते हैं आप। तो इसका जो आपके पास लिस्ट काउंट आएगा वो 200 ml होगा। अब देखो इसमें जैसे लिखा रहा है ना, यहाँ पर लिखा है 500 ml, ऐसा बीकर में भी लिखा होता है। अब आप इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक जो टाइट्रेशन है उसमें आप इसे यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी है, इसका नाम कॉनिकल फ्लास्क भी है, इसका नाम टाइट्रेशन फ्लास्क भी है। तो आपको तीनों पूछे तो इसका मतलब कॉनिकल फ्लास्क ही है, समझ रहे हैं, कौन जैसी शेप का, इसीलिए कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। तो इसमें भी यही बात है। अब आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, आपसे पूछा ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बताना जरा कितने ml का है। अब आप फिर वही हरकतें करेंगे, सर को देखेंगे, मैडम को देखेंगे, पड़ोसी से पूछेंगे अरे भाई कितने ml का है। भाई उसको देखो ना जिसके बारे में पूछा है। आप जितने ग्लासवेयर आपके केमिस्ट्री लैब में होते हैं सबके ऊपर इस तरह से लिखा रहता है, ये देख रहे होंगे आप, सबके ऊपर लिखा रहता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जो भी जिस भी ग्लासवेयर के बारे में आपसे पूछे आप उसके ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसे बता दें कि सर ये 500 ml का है। समझ में आ रही है बात की नहीं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब ये देखिए, ये रहा, ये आपके पास है मेजरिंग फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इसे नहीं कहते, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा आपके पास मेजरिंग फ्लास्क,
अब देखिए मेजरिंग फ्लास्क में ये देखिए, ये इसको कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क। अब इस मेजरिंग फ्लास्क में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 250 ml, अगेन ये 100 ml का भी होता है, ये 500 ml का भी होता है, तो ये अलग अलग ml के होते हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे ये ऊपर सर्कल सा बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ऐसे यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल सा बना हुआ है। इसका मतलब अगर आप इसमें कोई सोल्यूशन फिल करेंगे, यहाँ तक फिल करेंगे, तो उसका कैपेसिटी 250 ml होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं कोई भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए, जैसे आपको M/10 HCl बनाने का है, या आपको M/40 NaOH बनाने का है, कोई भी किसी भी मोलालिटी का या मोलारिटी का या किसी भी स्ट्रेंथ का सोल्यूशन बनाने का है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगेन इसका इस्तेमाल भी किसी सोल्यूशन को मेजर करने के लिए नहीं करते। अगर सपोज आपको 100 ml किसी का मेजर करना है तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसमें भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं होते, उसका इस्तेमाल आप कभी भी मेजरिंग करने के लिए नहीं करेंगे। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, मेजरिंग फ्लास्क है। नेक्स्ट आ जाएंगे आप, नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप काम कर रहे होते हैं और शेल्फ पे बहुत सारी चीजें रखी होती है, तो एग्जामिनर किसी ना किसी ऐसे के बारे में जरूर पूछता है जो कि आपको नहीं पता, और ये बहुत ही इजी है इन सबके नेम याद रखना। जिसका जैसा काम है उसका वैसे ही नाम है, तो इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन में ना रहे। शेल्फ पे जहां काम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, जितना ऑब्जर्वेशन करोगे उतना अच्छा। जहां भी काम करो पहले वहां सब चीज ऑब्जर्व कर लो। अब ऑब्जर्व करने का ये मतलब नहीं है कि दीवार का कलर ऑब्जर्व करें, मैडम ने कहा था जहां काम करो वहां सारी चीजें ऑब्जर्व करें। अरे डस्टबिन कहाँ रखा है? नहीं भाई, मैं बात कर रही हूँ जो ग्लास वेयर आप यूज करेंगे, जो भी आपकी शेल्फ है उसमें जितना भी मटेरियल रखा है उस सबको एनालाइज कर लो। अगर किसी का नेम नहीं पता तो बिफोर एक्सपेरिमेंट आप उसका मैम से पूछ लें या लैब असिस्टेंट होता है उनसे पूछ लें, नहीं तो आपके पास गूगल देवता है ही। अगर आप उसकी फोटो गूगल पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो ग्लासवेयर क्या है। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का है, इसे मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर की शेप का है इसलिए मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग क्यों कहते हैं? इसमें देख रहे होंगे आप वैरायटी ऑफ पैरामीटर है, जनरली इसी का यूज किसी भी सोल्यूशन को मेजर करने के लिए कहते हैं। सपोज आपको 10 ml मेजर करना है, या आपको 20 ml 50 ml कोई सोल्यूशन मेजर करना है, कहीं निकालना है, किसी में डालना है, कोई प्रिपरेशन करते हुए इस्तेमाल करना है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है मेजरिंग सिलेंडर, सिलेंडर की शेप का है इसीलिए। आपको ये नाम बड़े आराम से याद हो जाएंगे, आप बस इसे देखते रहें। नेक्स्ट है आपका पीपेट। पीपेट की बात करें तो इसको मैं पीपेट बोलती हूँ, ये जनरली हमारे पास पीपेट है, ठीक है। अब देखो कितनी जरा सी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये इस पे लिखा है 20 ml और इसके ऊपर भी इस तरीके का आप देख रहे होंगे राउंड है, तो इसको बोलते हैं, हाँ आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीके का। तो ये पूरी कैपेसिटी आपका 20 ml है। अब आप इसे सक करेंगे तो सक करने पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये देखो स्कूल की बात है, हर स्कूल में कहीं पर समान है कहीं पर नहीं है, गरीब और अमीर स्कूल की बात है। हालांकि आजकल अमीर स्कूलों में भी समान नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल को बहुत कैजुअली लिया जाता है। तो एक शक्कर आता है, वैसे तो इसे मुंह से खींचते हैं लेकिन शक्कर आता है, वहां उस शक्कर से आप इसको लिक्विड को ऊपर सक कर सकते हैं, ठीक है। अब पीपेट की बात करें तो टाइट्रेशन में इसका इस्तेमाल होता है। पीपेट भी दो टाइप की है, एक तो आप देख रहे होंगे कि ये वाली पीपेट है, इसमें सिर्फ 20 ml ही मेजर कर सकते हैं। एक अदर पीपेट भी है, तो जिसमें देख रहे हैं आप जैसे मेजरिंग सिलेंडर में थे वैसा ही पैरामीटर यहाँ पे है। तो यहाँ वैरायटी ऑफ आप यहाँ पर लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। सपोज 1 ml 2 ml 3 ml ये सारे के सारे आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो पीपेट भी दो तरह की, अमूमन आपने यही पीपेट यूज की होगी क्योंकि आप टाइट्रेशन में पीपेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात क्या है, देखो बात यह है कि आपके एक्सपेरिमेंट में कॉपी में लिखा है, मैंने आपको कहा कॉपी है आपके पास। अब आप टाइट्रेशन कर रहे थे, टाइट्रेशन करते हुए आपने यहाँ ब्यूरेट की रीडिंग लिखी
और पीपेट की भी लिखते हैं। अब पीपेट में वहां पर क्या लिखा है, आपने लिखा 10 ml FAS लिया। अब आपके पास पीपेट थी 10 ml की, तो आपने 10 ml लिया। उस दिन आपकी शेल्फ पे 20 ml की पीपेट रखी थी, तो बात खत्म हो गई ना। आपने कॉपी पे, क्योंकि आप तो याद करके जाएंगे एक्सपेरिमेंट, आप कहेंगे मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट याद किया है, आज कुछ नहीं हो सकता, नहीं भी हुआ परफॉर्म, मैं तो लिख दूंगा बस, कौन देख रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिक्कत यह है कि पिपेट भी का भी बहुत सारी पैरामीटर्स होती है, अलग अलग कैपेसिटी की पिपेट होती है। अगर आपकी शेल्फ में 20 ml की पिपेट रखी हुई और आपने अपनी कॉपी में 10 ml लिखा है, तो बात खत्म हो गई बेटा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं 20 ml से। एग्जामिनर आया, आपकी कॉपी देखी, अच्छा पिपेट कितनी ml की, आप कहोगे 20 ml की, कॉपी में लिखा है आपने 10 ml, बात खत्म। समझ रहे हो, पता चल गया कि आपने काम ही नहीं किया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए आप ये छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखें, प्रैक्टिकल परफॉर्म करें लैब में, बहुत आसान है। अभी हम आपको टाइट्रेशन आज कराएंगे, आपको लगेगा बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाती है। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट। अब देखो, कुछ स्कूल में ऐसी भी होगी, कुछ स्कूल में ऐसी भी होगी, अमीर माइक्रो पिपेट होती है, बड़ा आराम से इससे काम हो जाता है, इसमें सक वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर ये ऊपर एक नॉब बनी है, इसे आप इस तरीके से प्रेस करके इसमें आप सोल्यूशन को सक कर सकते हैं। तो ये अमीर लोगों के स्कूल में मिलती है। अमीर मतलब हरिद्वार में भी ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ पे मिलती है, इवन कॉलेजेस में भी नहीं मिलती। IITs वगैरह में जाएंगे तो वहां पे इस तरीके की माइक्रो पिपेट मिलती है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है आपके पास ब्यूरेट आपने बहुत ध्यान से देखा हुआ होगा। अब अगेन ये इसको कहते हैं आप ब्यूरेट, इसका एक स्टैंड भी आता है, टाइट्रेशन में आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। अगेन आप काम कर रहे थे, टाइट्रेशन आपको करनी है, टाइट्रेशन कर रहे थे, एग्जामिनर आया, कह रहा है ब्यूरेट कितने ml का है। अगेन आप क्या देखेंगे, ब्यूरेट कितने ml का है, मास्टर को देखेंगे, आप एग्जामिनर को देखेंगे, दोस्तों को देखेंगे, बस ब्यूरेट ही तो नहीं देखेंगे। तो आप सीधा ब्यूरेट देखिए कितने ml का है, तो देखिए इसके नीचे लिखा है यहाँ पर, ये रहा 50 ml का। हालांकि ये एक ही कैपेसिटी का होता है, 50 ml का ही। 50 ml के अलावा ब्यूरेट बहुत कम जगह होगा, 100 ml का ब्यूरेट आता हो या 25 ml का ब्यूरेट आता हो, जो अमूमन ये 50 ml में ही अवेलेबल है। ब्यूरेट इसका नीचे से नॉब है, नीचे आप इस तरीके से इसे खोलें तो ये सोल्यूशन आपका यहाँ से बाहर निकलता है और इस नॉब को आप टाइट कर सकते हैं। ये ब्यूरेट है आपका, मैंने आपको कहा अगेन टाइट्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब अगर हम बात करें आगे चलें हम, आगे हमारे पास है इसका लेस काउंट भी आपको पता होना चाहिए, तो इससे आप 0.1 ml भी कर सकते हैं। आप जब ब्यूरेट देखेंगे तो देखेंगे 0.1 ml भी आप इससे मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड और टेस्ट ट्यूब ब्रश। अब देखो टेस्ट ट्यूब ये रही आपके पास, अगेन वही बात, स्कूल अलग अलग हैं, तो कहीं इस तरह का मिलेगा, कहीं इस तरह का मिलेगा, इसीलिए मैंने सारी फोटोग्राफ्स ली, क्योंकि आप कहेंगे नहीं हमारे यहाँ तो इस तरह का टेस्ट ट्यूब स्टैंड नहीं है, हमारे यहाँ तो जी ऐसा है, इसलिए मैंने सारी दो ही तरह के होते हैं, या तो इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, है ना। अमीर और गरीब के हिसाब से ये आपको टेस्ट ट्यूब स्टैंड मिलेगा। टेस्ट ट्यूब ऐसे होल्ड करते हैं, ये वाला। अब पूछा जाता है ये वाला भाई साहब ये किस लिए लगा रखे हैं यहाँ पर, ये क्यों लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ क्यों लगाए हैं? देखो जब टेस्ट ट्यूब वॉश करते हैं ना, तो वॉश करने के बाद इस पे हैंग कर देते हैं। हैंग करने से क्या होगा, जितना भी उसके पास एक्वस होगा, पानी होगा, वो नीचे आ जाएगा। जैसे घर में आप बर्तनों में वो आप देख रहे होंगे जब वॉश करते हैं आप कोई भी वेसल या बर्तन आपके, तो ऊपर रैक होता है, रैक में क्यों रखता है, पानी सारा निकल जाए, इसीलिए ये टेस्ट ट्यूब में ये रखे हुए हैं, ताकि इसमें आप इसे हैंग कर दें तो आपका जो इसमें है ये ड्राई हो जाएंगी, पानी पूरा निकल जाएगा। अब जब आप काम कर रहे हो तो ये पूछेंगे आपसे। आगे आ जाइए, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। अब दिक्कत क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर भी हर जगह अलग अलग है, तो अपने हिसाब से देख लेना भाई आपके स्कूल में कौन सा है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, टेस्ट ट्यूब पकड़ी जाती है, यहाँ से नीचे नॉब है, इसको आप बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब इसके अंदर आ जाएगी। तो ये आपके पास टेस्ट ट्यूब होल्डर है। ये आपके पास ब्रश है, ये टेस्ट ट्यूब ब्रश है, इससे आप
टेस्ट ट्यूब को क्लीन कर सकते हैं, इसे ट्रैश ट्यूब ब्रश कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा बड़ी छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें आपको वहां पता नहीं होंगी। अब ये देखो, ये दो तरह की ट्यूब्स यहाँ पे है, एक तो मैंने आपको दिखाई थी इस तरह की है, एक तरह की एक ट्यूब है आपके पास, इसे तो आप टेस्ट ट्यूब कहते हैं, लेकिन एक थोड़ा इससे मोटी वाली आती है, इसे बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं। ये अमूमन हम भूल जाते हैं, दोनों रखी होती हैं और सर पूछेंगे बताओ ये वाली किस लिए इस्तेमाल करते हो, ये जनरली टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज्यादा कंटेंट आपको बॉईल करना है तो आप इस बॉइलिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी इससे आपकी मोटी सी होती है, लेंथ वाइज इतनी होती है। नेक्स्ट है ग्लास रॉड, इसको किसी को भी स्थिर करना हो तो आप ग्लास रॉड से करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड इस तरह का होता है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, 3 पैर हैं इसके, इसलिए ट्राइपॉड का है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आपके पास ये बड़े काम की चीज है, कई लैबों में होगी आपके पास, ये वायर गॉज है। आपको सुन के हैरानी होगी, एक बार वाइवा हो रहा था और वाइवा में ऐसी जब सेल्फ पे जाते हैं एग्जामिनर तो आपको पता है पूरी शेल्फ जो है वो आपका इतनी पूरा फैला हुआ रहता है सामान, कहीं पे भी कुछ पड़ा रहता है। तो इस एक जगह ये इस तरीके का पड़ा था। ये होता क्या है, वायर की होती है और वायर के ऊपर ये इस तरह से फिल्टर पेपर लगा होता है। तो आप यकीन मानेंगे एग्जामिनर ने पूछा ये क्या है, तो आगे से रिप्लाई पता है क्या है, फिल्टर पेपर। ये होगा आपके साथ, आप इसे छोटी मोटी बात ना समझे, ये होगा आपके साथ। इसीलिए जब दिख रहा है भाई वो वायर का बना हुआ है तो कुछ वैसा ही नाम होगा इसको बोलते हैं वायर गॉज। इसका काम क्या है, जैसे आप कोई चीज गर्म कर रहे हैं, कोई चीज आप ट्राइपॉड स्टैंड है आपके पास, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर कोई चीज आप गर्म करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से ट्राइपॉड है और आप चाहते हैं थर्मोस्टेट मेंटेन रहे, मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहे, फ्लेम जो है स्प्रेड रहे, ऐसा ना हो कहीं वेसल में ज्यादा फ्लेम हो कहीं कम हो, तो इसे रख देते हैं वायर गॉज को, तो यूनिफॉर्म हो जाती है आपकी फ्लेम, ठीक है। तो ये वायर गॉज है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, ये है चाइना डिश, पोर्सलिन डिश भी कहते हैं इसे। और आपको तो पता है चाइना के आजकल पोर्सलिन का वेसल भी आ रहे हैं, बहुत क्रॉकरी वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन का ये आपके पास होता है एलॉय और उससे बनते हैं ये सिलिकॉन का, और फैट स्प्रेयर जो एलॉय होता है उससे मिक्सचर से बनता है, सिलिकॉन है बेसिकली। और बहुत सारे क्रॉकरी वगैरह में पोर्सलिन का जो है वो इस्तेमाल होता है, चाइना डिश भी इसे बोलते हैं। ये इसका इस्तेमाल होता है आपको किसी को इवेपोरेट करना हो लिक्विड को या किसी सोल्यूशन को इवेपोरेट करना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर पेपर। अब आपको लगेगा ये फिल्टर पेपर के क्या ये क्यों रखा है, ये कोई फिल्टर पेपर वाली बात हुई, ये फिल्टर पेपर है। अगेन कहीं पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर वाले भी होते हैं कई स्कूल्स में, और कहीं पर ये सर्कुलर भी होते हैं। वही स्कूल का वेरिएशन है, किसी स्कूल में कैसा मटेरियल है कहीं कैसा है। अब बात करते हैं फिल्टर पेपर का। तो फिल्टर पेपर की बात है, अब आप कहोगे फिल्टर पेपर को बताने की क्या जरूरत है, भाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ये बोलेंगे कि भैया ये फिल्टर पेपर किसका बना हुआ है, यही हुआ कल मैंने लेक्चर लिया, मैंने पूछा ये फिल्टर पेपर किसका बना है, तो एक चिल्लाया कागज का। अरे नहीं भाई, जितने भी पेपर हैं सेल्यूलोज के बने होते हैं, वो यही तो जानना चाह रहा है कि ये किसका है, ये सेल्यूलोज का बना हुआ है। आपके सिलेबस में भी सेल्यूलोज है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भैया हमारा प्रैक्टिकल है तो आप सेल्यूलोज हमसे क्यों पूछ रहे हो, तो वो पूछ सकता है भाई क्या है ये, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, इसे कहते हैं आप टोंग। अब इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये ना आपके पास टोंग है, ये इसको कहते हैं हम टोंग कहते हैं, ये हमारे पास टोंग है। अब होगा क्या, इस टोंग का काम क्या है, इस टोंग का जो काम है, जैसे आप घर में कोई पतीला गर्म उठाना हो तो उस तरीके का आपको इसकी स्ट्रक्चर दिख रही होगी। तो कोई भी चीज अगर वेसल वगैरह बहुत हीट अप हो गया हो तो उसे फ्लेम से आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब होता पता है क्या है, जब वहां लैब में सामान नहीं होता ना, तो आप प्रैक्टिकल करने दिखाने के लिए इसे यूं लेके घूमते हैं, इसे ये यहाँ से यूं पकड़ लेंगे इसे और लेके घूमेंगे। अब होगा क्या, जब आप इसे लेके घूमेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये लैब में कभी आया ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ये इस्तेमाल हो रहा है ना टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए, तो ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो भाई आपको चिमटा टाइप का दिख ही रहा है। आपको ये टोंग से किसी वेसल को निकालेंगे या इग्निशन अगर कभी करना हो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल लैब में ना करें जो कि आपका एक्सप्रेशन खराब करें, ठीक है।
आपको फिर सही तरीके से पता चल जाएगा। मैंने कहा ना, आप लैब में किस तरीके से काम कर रहे हैं उससे ये पता चल जाएगा कि आप लैब में आए हैं या नहीं आए, या आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ पता है या नहीं पता। हालांकि बहुत छोटी बातें नहीं है बहुत। अब नेक्स्ट आ जाइए, ये आपका बर्नर है। अब अगेन मैंने कहा कि स्कूल की बात है, किसी स्कूल में आपको गैस की फैसिलिटीज अवेलेबल है तो गैस बर्नर होते हैं वहां पर, वोशनर बर्नर कहा जाता है। नहीं तो कहीं कहीं पर ये स्प्रिट लैंप होते हैं, ये इसमें स्प्रिट भरी जाती है। स्प्रिट जो है वो इथाइल अल्कोहल, स्प्रिट जो है वो होता है आपके पास इथाइल अल्कोहल और का होता है। अब साथ में कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, तो स्प्रिट जो है वो इथाइल अल्कोहल प्लस कॉपर सल्फेट है। अब ऐसा क्यों करते हैं, डायरेक्ट इथाइल अल्कोहल ही डाल देते, जलता तो वही है, कॉपर सल्फेट क्यों डाले? तो आपको पता ही है, लैब जिनके टेक ओवर लैब होती है उसमें लैब असिस्टेंट है, स्वीपर है, और अल्कोहल किस काम आती है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो अगर लैब में बहुत सारा इथाइल अल्कोहल मिलेगा, फ्रीली मिलेगा, तो लोग बस वो अगले दिन गायब ही है लैब से, लैब में मिलेगा थोड़ी आपको। तो करते क्या है, इथाइल अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो लोग ऐसा ना करें इसे पी के पड़े रहें, तो क्या करते हैं कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, इसे डीनेचुरेशन, आपने पढ़ा हुआ है ये कि इथाइल अल्कोहल में कॉपर सल्फेट को मिलाया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये टॉक्सिक हो जाता है, तो फिर लोग इसे इनहेल नहीं करते हैं और आपका जो काम है वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, और अगर आपके पास गैस वाला बर्नर है तो वो ये पूछ सकते हैं एलपीजी किसका मिक्सचर होता है, तो आपको पता है ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब चीज का मिक्सचर होता है आपके गैस में। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर बाथ। ये वाटर बाथ क्या है, ये वाटर बाथ में आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे सर्किल्स हैं, ये सर्किल से इसका डायमीटर फिक्स करते थे। अगर आपको किसी चीज को इवेपोरेट करना है या हीट करना है, जनरली आपके यहाँ जब भी आप एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट वाला, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। पता नहीं आपने किया है या नहीं किया, तो बिना इसके एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट ही नहीं होता। आपने पढ़ा है, आपकी थ्योरी में भी है, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, बहुत ही सुंदर उसका रिजल्ट आता है, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, बिना इसके वो टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाइए, ये है आपके पास, जब आप सेल्फ में काम कर रहे होंगे तो बहुत लोगों के पास ये इस तरह की बॉटल्स होगी, इसका नाम है रिएजेंट बॉटल, क्योंकि रिएजेंट भरते हैं। आप देख रहे होंगे जितने भी नेम मैंने अभी आपको बताए हैं वो सब रिलेटेड है, जैसा वो दिख रहे हैं या जिस काम में वो यूज किए जा रहे हैं उसी के हिसाब से उनका नाम है। अब देखो ये आपका रिएजेंट बॉटल है, अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा दिल HNO3, आप दिल ही पढ़ेंगे इसे, क्योंकि आप आज तक लैब में गए नहीं, आपको पता ही नहीं क्या है, आप DIL को दिल पढ़ देंगे, ये डाइल्यूटेड है भाई, DIL नहीं है, वहां दिल नहीं बोल देना है, ये डाइल्यूटेड HNO3 है। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, और इसी से आपका वाइवा बेहतरीन होगा। नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट ये है वॉश बॉटल, जनरली टेस्ट ट्यूब को वॉश करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर बॉटल होती है ये है आपका वॉश ग्लास, ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है आपके पास, ये रहा आपके पास, ये इस तरीके का होता है वॉच ग्लास। वॉच ग्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपके पास वॉच होती है उसका डायल भी इस तरह का होता है, कवर जो होता है ना, ये केव टाइप का होता है, इसीलिए वॉच ग्लास कहते हैं। ग्लास इसलिए कहते हैं कि ये आपका ग्लास का बना हुआ है, किस काम आता है, किसी चीज को इवेपोरेट करना हो जल्दी, या किसी को आपको जैसे ड्राई करना हो, है ना, तो ड्राई करने के लिए, या वेइंग करना हो आपको, अमूमन जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो आप वेइंग करते हैं, वहां पर कुछ भी आपको कंपाउंड वेइंग करना हो तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट ये है आपकी केमिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब देखो, सबसे पहले देखो केमिकल और फिजिकल बैलेंस एक नहीं है, हो सकता है किसी स्कूल में ऐसी हो, मेरे को तो नहीं लगता अब इस तरह की केमिकल बैलेंस का इस्तेमाल होता है, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक वाली है और ये वाली आपकी केमिकल बैलेंस है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह इस तरह की बैलेंस होती है। अब अगर बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में अमूमन हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं 250 ग्राम या 25 ग्राम, या हमारा होता है 10 ग्राम। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में वेट करते हैं, जैसे सपोज मोलैरिटी है, मोलैरिटी में आपको ऑक्जेलिक एसिड बनाना है, तो आपका वेट ऐसा आएगा 2.349,
तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट के ये 3rd प्लेस तक है। तो इस तरह का वेट फिजिकल बैलेंस से नहीं होता, मतलब फिजिक्स में वैसे भी जरूरत नहीं है। तो अब ये वाला जो वेट है ये आप केमिकल बैलेंस से कर सकते हैं। मतलब अगर मिलीग्राम में वेट करना है तो उसके लिए आपको केमिकल बैलेंस चाहिए, और अगर आपको ग्राम में वेट करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ फिजिकल बैलेंस से काम चल जाता है। अब केमिकल और फिजिकल बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है? केमिकल बैलेंस में यहाँ ऊपर की तरफ राइडर रखने की जगह होती है। राइडर इस तरीके का एक पतला सा वायर होता है और यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उसमें 1 2 3 4 लिखा रहता है, और इससे आपका ये जो 4th प्लेस है 2.349, ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो वेट है वो यहाँ राइडर की हेल्प से निकालते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अब इस तरह का मुझे नहीं लगता कहीं पर है, लेकिन आपको केमिकल और फिजिकल बैलेंस में डिफरेंस आना चाहिए था। अब दिक्कत क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से पहले बैलेंस भी करना पड़ता है। वो बैलेंस करना ही बहुत डिफिकल्ट है कि दोनों पेन सही हैं, है ना, तभी तो आप उसमें वेइंग करेंगे। तो इसीलिए अब इसके प्लेस पर ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज होता है। कई जगह इसका आपके पास बॉक्स भी होगा, जैसे हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये सिंपल वाली है, सिंपल वाली आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसके ऊपर बॉक्स नहीं है। बॉक्स इसलिए यूज किया है क्योंकि आप इस पे वेइंग करने वाले हैं, और पॉइंट आप जैसे कहा 4th प्लेस तक वेइंग करेंगे, मिलीग्राम में वेइंग करेंगे, तो जैसे आपका कोई हवा चल रही है ना, या कोई हिलता है तो ये फ्लक्चुएट होता है वेट, तो इसीलिए ऊपर बॉक्स लगाते हैं कि एयर प्रेशर इस पे ना पड़े और आपका जो वेइंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो इसीलिए वेट एक्यूरेट करने के लिए ये इस तरह का बॉक्स भी इसमें लगाते हैं। अब दिक्कत क्या है इसमें, आपको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए आप इसे पहले ऑन करेंगे, यहाँ वाले मोड से ऑन करें। ऑन करने के बाद इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे, थोड़ा वेट करें। वेट करने के बाद इसमें वॉच ग्लास रखना है या पेपर रखना है वो रखें। फिर ये टेयर इधर है, इसे प्रेस करें तो ये 0 हो जाएगा, मतलब जो पेपर या वॉच ग्लास आपने रखा है उसका वेट नेग्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको पोर करना है, जो भी वेइंग लेना है, वो कंपाउंड डालते रहो और यहाँ पर ये रीडिंग से आपको पता चल जाएगा कितना ग्राम है, और उस हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट आप आ जाइए। नेक्स्ट मेरे पास है फनल का इस्तेमाल आपको पता है कि फिल्टर करने के लिए करते हैं आप फनल का इस्तेमाल। एक और मेरे पास है, इसमें मैंने उसे नहीं लिखा है, उसे कहते हैं स्पैचुला। आपने देखा होगा लैब में किसी भी पाउडर को निकालने के लिए इस तरीके का एक चम्मच टाइप का होता है। कभी आपने क्रॉकरी सेट खरीदा है तो उसके बॉक्स में लिखा रहता है स्पैचुला। तो जो आप जो भी स्पून यूज करते हैं, बड़े वाला स्पून जो आप कहते हैं, उसका एक्चुअल में स्पैचुला कहा जाता है। तो ये स्पैचुला है। किसी को भी पाउडर आपको कंपाउंड निकालना है तो वो जो चम्मच जैसा आपने लैब में देखा उसका नाम स्पैचुला है। इसको जरूर पूछा जाता है क्योंकि इसका नेम डिफरेंट है। कभी आप क्रॉकरी खरीदें तो उसके बॉक्स में लिखा रहता है स्पैचुला। ठीक है, अब ये बात तो हो गई सारे आपके ग्लास वेयर्स की। आपके नियरेस्ट जितने भी ग्लास वेयर होंगे उनको मैंने ये सम अप किया है यहाँ पर। और इसमें देख रहे हैं आप कितनी छोटी छोटी बातें थी जिससे जो आपको अगर पता होंगी तो आपका वाइवा डेफिनेट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमें आपके यहाँ मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं लेकिन उसमें टाइट्रेशन जो है वो सबके पास है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं टाइट्रेशन। आज हम टाइट्रेशन पे ही फोकस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एसिड बेस रेडिकल्स और डबल सॉल्ट आपका यहाँ है, कई लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस है, कई लोगों के पास डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन है। तो अलग अलग जगह अलग अलग है, हम सारी चीजें कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम थिंग कैप्चर आपका हो जाए। आइए अब देखते हैं, ये है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखो टाइट्रेशन है क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा, फिर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन देखना पड़ेगा। टाइट्रेशन है क्या? टाइट्रेशन का मतलब है अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन निकालना। सपोज मेरे पास ये कंटेनर आपके पास आया, आपके पास इसमें कहा इसमें डाइल्यूट HNO3 भरा है, बताइए इसका कंसंट्रेशन कितना। आपसे ये कहा कि इसमें डाइल्यूट HNO3 भरा है, इसमें फिल है डाइल्यूट HNO3, इसका कंसंट्रेशन क्या है? अब आपके एक बीकर में रखा है मेरे पास, यहाँ पर मैंने HCl भरा हुआ है। मैंने कहा इसकी मोलारिटी बताओ कितनी है। इस मोलारिटी को बताने के लिए फाइंड करने के बहुत सारे वेज हैं। पहला वेज टाइट्रेशन,
कौन सी टाइट्रेशन? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब वॉल्यूम निकाल के, वॉल्यूम आइडेंटिफाई करने के बाद हम कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे, वॉल्यूम देखेंगे। समझ में आ रही है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्या मतलब हुआ? कंडक्टेंस से कंसंट्रेशन निकालेंगे। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल फाइंड करके फिर हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब है कि आप जो भी सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम देखकर या वॉल्यूम फाइंड कर आप अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए टाइट्रेशन की जाती है। ये इसका इक्विपमेंट है, ये आप देख रहे होंगे, ये ब्यूरेट है, ये आपके पास ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये ब्यूरेट स्टैंड है। इस तरीके का आपके पास एक सेटअप होना चाहिए टाइट्रेशन करने के लिए। जब भी टाइट्रेशन शुरू करें पहले फ्लास्क वगैरह वेसल जितने भी हैं, जैसे आप घर में खाना बनाते हैं तो अपने बर्तन पूरा क्लीन करते हैं ना, तो जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट करते हुए सबसे पहले अपने जितने भी वेसल्स हैं, जितने भी आप यूज करने वाले हैं, ग्लासवेयर वगैरह को अच्छी तरह क्लीन कर लें, वॉश करें वाटर से अच्छे से। अब देखो क्या होता है टाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो टाइट्रेशन में कैसे आप ये काम कर पाएंगे। सपोज मेरे पास अननोन सोल्यूशन था, अभी मैंने कहा मेरे पास HCl का अननोन सोल्यूशन है। अब मैं HCl से रिएक्ट करने वाला कोई दूसरा सोल्यूशन ढूंढूंगी। मेरे पास है NaOH, मेरे पास था NaOH, मुझे पता है HCl NaOH से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आपके पास HCl NaOH से रिएक्ट करके बनाएगा NaCl प्लस वाटर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके पास बना है NaCl और वाटर बना। अब सपोज यहाँ पर 100 HN थे, 100 HN है, तो यहाँ पर OH जो चाहिए वो 100 ही चाहिए। भाई अगर आप 20 डालोगे तो यहाँ 20 वाटर बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? रिएक्शन कंप्लीट कब होगी? रिएक्शन कंप्लीट होगी जब आप 100 HN में 100 OH आयन डालें, तब रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास था M1V1, हमारे पास है M2V2, दोनों इक्वल होंगे। अब देखो ये NaOH मैंने बनाया है तो ये नोन सोल्यूशन है। नोन सोल्यूशन मतलब इसका मोलैरिटी मुझे पता होगी, तभी तो नोन कह रहे हैं। ये HCl ये कैसा हुआ, इसे कहूंगी अननोन। अननोन क्यों कहूंगी इसे? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हमको फाइंड करना है, कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में फाइंड करना है। अब देखो ये वाले का मोलैरिटी मुझको नहीं पता, लेकिन इसका वॉल्यूम पता है, मैंने इसका 10 ml लिया है तो इसका वॉल्यूम हो गया 10 ml। ये NaOH ये इसकी मोलैरिटी मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद बनाया। अब जब इसका रिएक्ट करूंगी इससे, तो रिएक्ट करने पर कितना NaOH HCl, जो HCl अननोन था उस HCl से कितना NaOH का ml रिएक्ट कर रहा है वो मुझे पता चल जाएगा V2। तो ये पता है आपको, ये पता है, तो मोलैरिटी निकल जाएगी आपकी अननोन सोल्यूशन की। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रही है बात की नहीं? अब देखो बात ये है कि ये दोनों ही, आप देखा होगा कि दोनों ही पानी की तरह लगता है, तो जब आप HCl में NaOH मिलाओगे आपको कैसे पता चलेगा? भाई HCl में NaOH मिला रहे हैं, यहाँ तो आपने देख लिया 100 थे तो 100 लगेंगे, 100 अगर हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे 100 OH लगेंगे, अब पता है ना आपको। लेकिन वहां जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो आप इसमें कोई इंडिकेटर डालेंगे। इंडिकेटर बोले तो एक ऐसी चीज डालेंगे जिससे ये पता चल जाए कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुई। अब आपको अगर पता है, आपने देखा है, तो मेरे पास जब HCl होता है और इसमें फिनोफ्थलीन अगर मैं लूं तो फिनोफ्थलीन क्या होता है, मैं ले रही हूं यहाँ पे लिया मैंने HCl, ये आपका एसिडिक है। कैसा है ये? एसिडिक है तो pH आपकी क्या होगी? आपकी pH आपके पास लेस देन 7 होगी, और हमारे पास है फिनोफ्थलीन है। जो फिनोफ्थलीन है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। तो आपके पास बीकर था, कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास ये था, नीचे आपने 10 ml HCl ले लिया, इसमें फिनोफ्थलीन ड्रॉप कर दिया तो कोई कलर नहीं आएगा। अब जैसे ही आप इसमें NaOH डालेंगे तो NaOH डालने पर क्या होगा, आपने जैसे ही NaOH इसमें डाला, पोर किया, सिंगल ड्रॉप डाली, वहां पे पिंक आ जाएगा। आप इसे शेक करेंगे, पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कैसा कलर प्रोड्यूस करता है? पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। अब आप NaOH डालते रहें, जब तक H आयन है,
जब तक H आयन है तब तक पिंक कलर डिसअपियर होता रहेगा, क्योंकि मीडियम एसिडिक है जब तक H आयन है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो जैसे ये 100 थे, जैसे 99 पढ़े तो 99 OH आयन आपने इसमें डाल दिए तो कलर डिसअपियर होता रहेगा। जब आपने 100 डाले तो भी डिसअपियर रहेगा क्योंकि न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही 101 आपने OH डाला तो मीडियम कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, तो लाइट पिंक कलर आ जाएगा। अब आप डालते रहो, आप 200 डाल दो, पिंक कलर की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन आपको कौन सा वाला पॉइंट पकड़ना है? आपको ये वाला पॉइंट पकड़ना है। समझ रहे हैं? जहां लाइट पिंक कलर आ रहा है, इसीलिए उसे कहते हैं आप एंड पॉइंट। समझ रहे हैं? अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, तो ये पूरा कार्यक्रम हमको अपने टाइट्रेशन में करना है। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप टाइट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको वो सारे शब्द और वर्ड ना पता हो तो टाइट्रेशन आप कर नहीं सकते, और फिर वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंडिकेटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडिकेटर का क्या इस्तेमाल है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई ये बताया। अब इंडिकेटर आपके बहुत सारे तरीके के हैं, जैसे आपने कहा अभी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर देखा कि फिनोफ्थलीन जो है वो आपका एसिडिक मीडियम में कलरलेस है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर दे रहा है। अब इंडिकेटर दो टाइप के हैं, देखो एक तो नेचुरल इंडिकेटर जो आपको नेचर में मिलेंगे, एक आपका आर्टिफिशियल या केमिकल कह सकते हैं इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं? देखो लिटमस जो होता है वो पेड़ होता है, 2 कलर का लिटमस होता है, ब्लू आता है रेड आता है। ब्लू लिटमस एसिडिक में कैसा कलर देता है? रेड, और बेसिक में सेम रहता है। और जो रेड लिटमस है वो बेस में कैसा कलर देता है? ब्लू हो जाता है, और एसिडिक में कोई कलर चेंज नहीं आता। तो ये नेचुरल है। आपका टर्मरिक है, आप जब घर में देखा होगा खाना खाते हैं तो कपड़ों में कभी अक्सर खाना गिर जाता है, व्हाइट हो तो बड़ी दिक्कत होती है, अगर खाना उसमें गिर गया तो कहते हैं हल्दी के दाग कभी नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? आपने खाना खाया, येलो आपका हो गया वो, और उसमें आपने सोप लगाया, सोप है आपका बेसिक कलर हो जाता है आपका रेड ब्राउन। तो जो येलो आपको दिख रहा था वो बाद में आफ्टर वॉशिंग जो है वो रेड ब्राउन हो जाता है। तो ये टर्मरिक हो गया और लिटमस हो गया, सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर है। फिर आता है आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो लैब में सिंथेसाइज होते हैं, जैसे फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज। आप इन सबके कलर याद रखें कैसा ये इंडिकेटर होता है। देखो इंडिकेटर तो जनरली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन इसके काम के हिसाब से भी इंडिकेटर होता है। काम के हिसाब से कैसे होता है? जैसे अभी हमने HCl और NaOH की टाइट्रेशन करी, हमने फिनोफ्थलीन फ्लास्क के अंदर डाला, फ्लास्क के अंदर डाला तो इंटरनल इंडिकेटर हुआ, क्योंकि मैंने इंडिकेटर को फ्लास्क के अंदर डाला और फिर कलर चेंज का ऑब्जर्वेशन देखा। समझ रहे हैं आप बात? दूसरा होता है कभी कभी इंडिकेटर डालने पर जो टाइट्रेशन में रिएक्शन होने वाली है या हो रही है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ऐसे में क्या करते हैं, हम इंडिकेटर बाहर ही रखते हैं, रिएक्शन फ्लास्क में से, कॉनिकल फ्लास्क में इस तरीके से ग्लास रॉड डाल के इसका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो निकाल के आप इंडिकेटर के ऊपर रखते हैं और फिर कलर चेंज की ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर जब आप उसी फ्लास्क में कोई इंडिकेटर डालें। एक्सटर्नल इंडिकेटर जब आप फ्लास्क से रिएक्शन मिक्सचर को निकाल के बाहर कलर चेंज की ऑब्जर्वेशन देखें इंडिकेटर पे। समझ में आ रही बात? एक और होता है, देखो वहां HCl और NaOH दोनों ट्रांसपेरेंट थे तो मुझे फिनोफ्थलीन डालना पड़ा, लेकिन जब आपका कोई भी टाइट्रेशन में यूज करने वाला कोई एक कलरफुल हो, जैसे आप केमेनोफोर की टाइट्रेशन लैब में कर रहे हैं तो वो बहुत कलर है, तो वहां आपको किसी इंडिकेटर की यूज करने की जरूरत ही नहीं है और वही केमेनोफोर ही कलर दे देता है, तो वो होता है सेल्फ इंडिकेटर। वहां आपने रिएक्शन का जो रिएक्शन टाइट्रेशन में हो रही है उसी में से कोई एक डार्क कलर का है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो डार्क कलर जो है वो लाइट कलर में आपको ऑब्जर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट। एंड पॉइंट मैंने बता दिया आपको, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, जब आप कहते हैं लाइट पिंक आ गया या पिंक कलर डिसअपियर हो गया, तो वहां पर आपका जो बात है वो है आपका इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट। अब आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुए, आप सोल्यूशन चैप्टर का जो पहले का 3-4 लेक्चर है जिसमें कंसंट्रेशन वाली बात बताई गई है वो जरूर पढ़ के जाएं। उसमें मोलैलिटी आपका स्ट्रेंथ हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि वहां कन्वर्जन आपसे पूछेंगे। यहाँ तो हम सिर्फ मोलैरिटी पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ मोलैरिटी का ही काम है। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, इसे आप मोलैरिटी कहते हैं। तो कुछ बातें हम आपको बता दें यहाँ पर। मोलैरिटी
मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी होता है m इज इक्वल टू WB ओवर MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मोल्स है, यहाँ पर B जो है वो सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट के लिए है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 100 और ये वॉल्यूम इन ml, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट जो है आपके पास आएगी ग्राम पर लीटर। अब बात ये है कि आपके एक्सपेरिमेंट्स में दो चीजें हैं, कहीं पर है मोलारिटी, मोलारिटी फाइंड कराया है, और नहीं तो स्ट्रेंथ फाइंड कराया है, स्ट्रेंथ फाइंड कराया है। अब देखो अमूमन एग्जामिनर पता है क्या पूछता है आपसे, दो तीन चीजें पूछता है। आपसे पूछेगा m/10 आपने बनाया, सपोज FAS बनाया कि m/10 FAS बनाना है, बताओ कितना वेट लेंगे। अब आपकी कॉपी में m/10 था तो आप उसे याद करके जाओगे, लेकिन सपोज वो इसे चेंज करके 2m कर दे, 2m FAS बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए 2m कैसे बनाएंगे, उसके लिए कितना वेट लेंगे। समझ में आ रही है बात। अब जैसे FAS का वेट है, सपोज मैं इसे चेंज कर लेती हूँ, FAS तो आपके उसमें है, आपको बोला 2m HCl बनाना है, अब बताओ कैसे बनाओगे। 2m HCl बनाना है और आपको 250 ml बनाना है, बताओ कितना वेट लोगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको पता है कि मेरे पास m इज इक्वल टू WB ओवर MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, इस तरह का है। तो आप यहाँ पे मोलारिटी ले लें 2, WB आपको फाइंड करना है, इसका वेट आपको HCl का पता है 35.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 36.5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36.5 इंटू 250 ml बनाने का है, और यहाँ पर आ गया 1000, इसे आप सॉल्व कर लें तो आपका वेट आ जाएगा। वो वेट आप अब देखो क्या होता है, वो वेट आप इसमें रखेंगे, मेजरिंग फ्लास्क में डालेंगे। अब इसे डालने के लिए क्या करें, ऊपर से फनल लगा लीजिए आप, इस तरह का ये है, इस तरह का ये फ्लास्क है, इसके ऊपर आप फनल लगा लें और उस फनल में डालें, ठीक है। और फिर वाटर डालें, थोड़ा अच्छे से हिलाएं और फिर वाटर यहाँ तक फिल करें। इससे ऊपर फिल नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं फिल होना चाहिए, यहीं तक इस मार्क तक ही फिल होना चाहिए। तो ये आप HCl बना सकते हैं। अब उसने कहा चलो 2m HCl था, अब इस 2m HCl में स्ट्रेंथ बताओ कितनी है, स्ट्रेंथ बताओ इसकी 2m HCl की, मुझे इसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है मोलैरिटी की जो यूनिट है वो क्या है आपके पास, ग्राम पर लीटर है। अगर आपको स्ट्रेंथ बताना है, मोलैरिटी की आपके पास जो यूनिट है, मोलैरिटी की जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, आपके पास है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब आपका 2 मोल पर लीटर इसका मोलैरिटी है। अगर आपको स्ट्रेंथ बताना है तो आपको पता है 2 मोल को ग्राम में चेंज कर लूं, तो 2 इंटू 36.5 दैट इज 73 ग्राम पर लीटर आपके पास क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ आ गई। इस तरह के कन्वर्जन वो पूछते हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे इस तरह का डाटा वाला, तो आप बहुत जल्दी में आंसर ना दें, एक पेपर पेन ले लें, आराम से उसमें लिख के तब दिखाएं कि देखिए इस तरीके से आ रहा है। कोई जल्दी नहीं है वहां, रॉन्ग आंसर देने से अच्छा है कि आप उसे पेपर पे लिख के देख लें। पेन अपने साथ जरूर रखें, एक ब्लैंक पेपर भी रखें, ठीक है। तो ये आपकी मोलैरिटी होती है। इस मोलैरिटी का कहाँ यूज होगा, इस मोलैरिटी का यूज होगा जब आप आगे काम करेंगे। मैं देखो मैंने यहाँ भी लिखा है कंसंट्रेशन के सभी टर्म जो भी है, स्ट्रेंथ है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, इनका इंटर कन्वर्जन है, वो जरूर याद रखें। तो ये तो थी जनरल बेसिक थिंग्स। अब आ जाते हैं आगे। हमने वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की बात की, टाइट्रेशन क्या होता है, उसकी जनरल टर्मिनोलॉजी की बात की। अब हम बात करते हैं टाइट्रेशन होती कितने टाइप की है। अगर मैं टाइट्रेशन की बात करूं तो टाइट्रेशन बहुत सारी तरह की है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, हालांकि हमने कहा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी है, पर वो एक अलग बात है, पोटेंशियोमीटर। अब हम बात करते हैं टाइट्रेशन की। तो टाइट्रेशन कितने टाइप की है, तो टाइट्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है एसिड एंड बेस टाइट्रेशन। एसिड और बेस टाइट्रेशन में आपको अभी दिखाया कि एसिड रिएक्ट करता है बेस से, और जो टाइट्रेशन होती है उसे एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। इसमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों में से एक सोल्यूशन एसिड है, एक बेस है। अब देखो एसिड बेस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, और वीक एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन। तो
तो आपके पास ये एसिड बेस टाइट्रेशन बहुत तरीके की, बहुत ही डिफरेंट तरह की हैं। अब आपको जैसे सपोज ये दे दिया HCl में NH3 डाल रहे हैं, एक HCl है और एक NH3 है, तो आपको पता है ये बेस है, ये एसिड है, और NH3 वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन सी टाइट्रेशन होगी आप जानते हैं। तो जिस हिसाब से एसिड हो, जिस हिसाब से बेस हो, उस हिसाब से आप टाइट्रेशन का नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये 10th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने पढ़ी है कि लेड नाइट्रेट में जब मैं NaI डालती हूँ तो लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बनता है। कौन सा पीपीटी? येलो पीपीटी बनता है। समझ रहे हैं आप बात? लेड आयोडाइड का। तो ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। अब इसमें क्या करती हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी रिएक्शन मेरे पास है, नीचे लेड नाइट्रेट था, मुझे लेड नाइट्रेट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो मैंने इसमें NaI डालती गई, NaI डालती रहूंगी तो येलो पीपीटी, देखो यहाँ पे ड्रॉप डाला है, येलो पीपीटी बनता रहेगा। अब मुझे इसमें NaI कब तक डालना है? जब तक ये येलो पीपीटी बन रहा है। जैसे ही ड्रॉप डालने पर येलो पीपीटी नहीं बन रहा, वहां पर आपका टाइट्रेशन खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं, जितना भी मेरे पास प्रेसिपिटेट ये येलो कलर का बना है, इसे फिल्टर करूं, फिल्टर करके ड्राई करूं, ड्राई करने के बाद उसका वेइंग कर लूं, तो मुझे पता चल जाएगा ये कितना ग्राम बना। अब आपको ये दिख रहा होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रिएक्शन से दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर इसका अगर 1 मोल है तो इसका भी कितना मोल प्रोड्यूस हुआ? 1 मोल। तो मैंने वेइंग कर ही लिया था, वहां से मुझे मोल पता चल जाएगा। तो जो भी मोल मुझे पता चला उतना ही मोल किसका होगा? लेड नाइट्रेट का होगा। अब आपने इसे अगर 10 ml में लिया है, सपोज 2 मोल आया, तो 2 मोल कितने में आया? 10 ml में आया, तो आप 1000 ml में निकाल लेंगे कितना मोल हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रही है? तो इस तरीके से कंसंट्रेशन पता चल जाती है। ये है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेट का वेट करने से आपको पता चला कंसंट्रेशन कितनी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशन। ये आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स में आपको इसका नाम सर ने बहुत बार ऑक्सीडेशन स्टेट में या कॉम्प्लेक्स के नेम में दिया है। ये DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम है, ग्लाइऑक्सीमेटो बोलते हैं क्योंकि लाइगेंड है, वैसे ये बाइडेंटेड लाइगेंड है, आपको पता है। निकिल के साथ रोजी पिंक कलर देता है। अब सपोज मेरे को निकिल का एक सोल्यूशन था, मेरे पास ये इस तरीके का सोल्यूशन था। जनरली जो निकिल का सोल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है निकिल का सोल्यूशन। इसमें बहुत सारा निकिल है, मुझे ये पता करना है कि इसका 10 ml में कितना निकिल है, कितना निकिल इसमें है, ये पता करना है मुझे। तो मैं क्या करूं, मैंने इस सोल्यूशन में थोड़ा सा बेस मिला दिया, अमोनिया मिला देते हैं क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, और फिर इसमें DMG डालूं। तो जब मैं इसमें DMG डालूंगी तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इस जो कॉम्प्लेक्स का कलर है वो कैसा है? इसका कलर जो है रोजी पिंक कलर है, रोजी पिंक कलर का ये बनेगा। अब वही बात हो गई, जैसे आप डालते रहेंगे DMG, पिंक कलर बनता रहेगा। अब जैसे जब पिंक कलर का प्रेसिपिटेट बनना बंद हो जाए तो आप DMG डालना बंद कर दें, फिर उसे फिल्टर करें, फिल्टर करने के बाद वेइंग कर लें, वेइंग करने के बाद आपको निकिल पता चल जाएगा क्योंकि आपको DMG की कंसंट्रेशन पता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के हिसाब से आपने बताया कि कितनी कंसंट्रेशन होगी। लास्ट आपके पास जो टाइट्रेशन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, इसे रिडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखो इस टाइट्रेशन में अगर आप देखोगे ये फाइनल रिएक्शन है, यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर आपका +2 है। तो यहाँ पर Mn का तो हो रहा है रिडक्शन और आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जब टाइट्रेशन हो रही है और टाइट्रेशन होते हुए जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, तो इस तरह की टाइट्रेशन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन या रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं, और यही जनरली आपके स्कूल में परफॉर्म कराई गई है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि वाइवा इसी पे होगा, वाइवा में पूछा ही यही जाएगा। आपने काम कैसे किया वो तो पूछेंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये जितनी बातें आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज जाते हैं हम आपके एक्सपेरिमेंट में जल्दी से।
जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हमने सबको सम अप करके बनाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई ऐसा है जिसको लगता है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट मुझको पढ़ना है या इसमें से क्या पूछा जा सकता है या प्रोजेक्ट में से क्या पूछा जा सकता है, तो वो सेंटर पे आके यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। हम अवेलेबल है यहाँ पर 3 बजे से लेके 6 बजे तक। तो आप फोन कॉल करके पहले कंफर्म कर लें कि मैं हूँ कि नहीं, और फिर आप अपने डाउट जो भी है वाइवा, अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट में इस ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वो हम आपको बता सकते हैं। अब देखो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये है प्रिपेयर 100 ml M/30 मोहर सॉल्ट of ferrous ammonium sulfate by using this solution determine the molarity and strength of given KMnO4 solution। अब मेरी बात सुनो, KMnO4 का निकालना है ना, तो ये तो हो गया आपका अननोन, क्योंकि इसको फाइंड करना आपको, बनाना ये है, तो ये हो गया आपका नोन। तो ये नोन सोल्यूशन है और ये अननोन सोल्यूशन है। अब मेरी बात आप ढंग से सुने, एक्सपेरिमेंट के 2 पार्ट है। पहला पार्ट आपको ये बनाना है, दूसरा पार्ट आपको जो KMnO4 है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो पहले सोल्यूशन बनाएंगे, फिर जो KMnO4 है उसके साथ टाइट्रेशन करके हम उस KMnO4 की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। अब कंसंट्रेशन उन्होंने मोलारिटी में कहा है, स्ट्रेंथ में कहा है, वो अलग बात है। हम मोलारिटी में फाइंड करके जो भी पैरामीटर, अगर स्ट्रेंथ में कहेंगे तो स्ट्रेंथ में निकाल देंगे, और किसी जगह कहेंगे, अगर कह दिया उन्होंने कि मोल फ्रैक्शन में निकालो तो उसमें निकाल देंगे। हालांकि आपके एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेंथ में पूछा गया है और मोलारिटी में पूछा गया है, पर वो क्वेश्चन कर सकते हैं, अब बताओ अगर तुमने मोलारिटी में निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन में निकाल के बताओ, तो आपको सोल्यूशन का वो जो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर है वो जरूर पढ़ के जाना है। अब देखो क्या है, बात ये था कि ये कॉपी हमने रिकॉर्ड कॉपी देखी, उसमें यही एक्सपेरिमेंट 3 बार है। अब बात पता क्या है, बात ये है कि मुझको बनाना है ये सोल्यूशन। अब आप क्या करते हैं, आपकी मेंटालिटी में फिक्स है कि मैं टाइट्रेशन का पूरा एक्सपेरिमेंट रट के जाऊंगा अच्छे से, उसके लिए आप 2 दिन पूरे बेकार करेंगे, अपनी कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकली देखेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप करेंगे क्या, इसे रटेंगे पूरे अच्छी तरह। पता चला आपकी कॉपी में M/30 ना आके M/25 आया, बात खत्म हो गई। आपने M/25 का किया, पता चला वहां M/20 का आ गया, बात खत्म हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप इसे रट के ना जाएं, ये बहुत आसान है। आप हमारी बात जो हम बता रहे हैं वो सुने। आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं लैब में। लैब में एक्सपेरिमेंट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत पता क्या आती है, आपको लगता है केमिकल से डर। अब जब केमिकल से लगता है डर, तो आप उसे मिलाते हुए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखते हैं। ऐसा नहीं है सभी केमिकल हजार्डियस है, ऐसा नहीं है, सभी हार्मफुल नहीं है। कुछ केमिकल्स को यूज करते हुए हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज हो जाए ना कि ये वाला केमिकल डेंजरस है, ये मैं थोड़ा प्रिकॉशन से यूज करूंगी, ये वाला मेरे पास हार्मफुल नहीं है तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ, तो आपको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आएगा। अब टाइट्रेशन में जितने सोल्यूशन आप यूज कर रहे हो वो हजार्डियस नहीं है, आपके लिए बिल्कुल कोई हार्मफुल नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है होली खेलनी है वहां पर, अरे नहीं मैडम ने कहा था हार्मफुल नहीं है, ले तेरे मुंह पे फेंकूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। बहुत शरारती हैं आप लोग, पता चला आपके होता ही, आप में से कुछ बहुत ही विचित्र होते हैं। उन्हें काम क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें काम बिगाड़ना है। पता चला पूरा आपने सेटअप अरेंज कर दिया प्रैक्टिकल का, उधर थोड़ी देर के लिए आप गए, 2 मिक्सचर मिला दिए और फिर खड़े हैं कि अब तो प्रैक्टिकल होगा ही नहीं। तो ऐसे भी है आप में से। तो इसका केमिकल हजार्डियस नहीं है या हार्मफुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है वहां होली खेलनी है, ले तेरे मुंह पे डाला, रुक मैं भी डालता हूँ, ले डाइल्यूट H2SO4, ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हैं? केमिकल हार्मफुल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं खुद पे डालो और वहां पर एक दूसरे के ऊपर डाल के वहां पे बिल्कुल माहौल आपने बिल्कुल एकदम कर दिया, नहीं। आपका जो टाइट्रेशन है उसमें जो केमिकल आप यूज करने वाले हैं वो बिल्कुल हजार्डियस नहीं है आपके लिए। अब देखो हम फेरस अमोनियम सल्फेट निकाल रहे हैं, पहले ध्यान से देखेंगे। एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, कुछ आपको ज्यादा उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जो बता रहे हैं अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट बहुत आसान हो जाएगा, आप कर सकते हैं। अब देखो ये रहा,
जैसे यहाँ था प्रिपेयर 100 ml ऑफ M/50 मोहर सॉल्ट। पहली बात, फेरस अमोनियम सल्फेट को आप मोहर सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है NH4 का होल ट्वाइस SO4 FeSO4.6H2, ये इसका फॉर्मूला है। आप अमोनियम सल्फेट पहले लिख सकते हैं, FeSO4 बाद में लिख सकते हैं। जनरली FeSO4 और पहले लिखा जाता है, इसीलिए लिखा है। ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, FeS बोलते हैं इसे जनरली, और मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं। डबल सॉल्ट है ये, आपके कई स्कूल में इसकी प्रिपरेशन भी है। डबल सॉल्ट का मतलब होता है 2 सॉल्ट मिला के बनाया गया, तो ये डबल सॉल्ट है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम तो प्रैक्टिकल देने आए हैं, हमने थ्योरी का सवाल क्यों पूछ रहे हो, ऐसा नहीं होता। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स, जैसे सपोज आयरन का कॉम्प्लेक्स है, तो आपके पास एक K4FeCN6, ये आपका कौन सा है, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आयरन का टेस्ट नहीं देगा, इसीलिए तो इसे कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, और ये वाला आयरन का टेस्ट देगा। तो जो सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, वो अपने जो आयन्स हैं उनका टेस्ट देंगे, और जो कॉम्प्लेक्स है वो अपने आयन का टेस्ट नहीं देगा। आप विद एग्जाम्पल बताएं कि देखिए सर ये डबल सॉल्ट है, इसमें अगर मैं आयरन का टेस्ट करूंगी तो आएगा, लेकिन नीचे जो कॉम्प्लेक्स है, अगर यही आयरन किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन है तो ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अब बात है इस मोहर सॉल्ट का, जो कि है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो इसका जो MB है वो 392 आता है। आप रट लेंगे, मुझे पता है, आप बहुत रटने में आप बस महारत। प्रैक्टिकल तो आप ऐसे रटते हैं कि अगर आपको कोई क्लास वर्क करना है ना, वो नहीं होता आपसे, लेकिन अगर आपको कहे ना प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के नाम पे आप सब रट देंगे। अब आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट है, आपके पास था, ये रहा FeSO4, साथ में आपका NH4 का होल ट्वाइस, ये रहा आपके पास SO4 और 6H2। अब है इसका जो है 392 है, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट रट के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपसे पूछ लेगा 392 कैसे आया ये बताओ। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि भैया इसका पता ही नहीं होने का, आपको पता ही नहीं होगा आयरन का कितना, आपने तो ये रट लिया था 392, बात पता चल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि रट के आए, इनको कुछ पता है नहीं। तो देखो इसका 56 होता है, इसका होता है 56, याद रखना है। सल्फर का आपको 32 पता ही है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर तो आप जोड़ते चले जाए 6H2 जरूर जोड़े। समझ में आ रही है बात, ये वाटर भी जुड़ेगा तब जाके 392 आएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये वाटर क्यों रखा है यहाँ पर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें इस तरह के डबल सॉल्ट की प्रिपरेशन है, हम फिट करी भी बनाएंगे जिसे पोटैश एलम कहते हैं, कईयों का प्रोजेक्ट भी होगा वो पोटैश एलम का, तो वहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बिना ये सॉलिड फॉर्मेशन में इसके क्रिस्टल नहीं बन पाते, इसे क्रिस्टलाइज वाटर कहते हैं या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसे हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं। देखिए सॉल्ट में आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक पढ़ी है ना, उसमें आपने लिखा था अनहाइड्रस AlCl3, उसका क्या मतलब था, अनहाइड्रस AlCl3 का मतलब होता है उसमें वाटर नहीं है। अब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि इसमें वाटर है, समझ में आ रही है बात की नहीं। अगर मैं इसे ये सब हटा दूं, मैं FeSO4 बोलूं तो इसमें वाटर नहीं है, समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये पूछ सकते हैं कि इस वाटर का क्या मतलब, ये हाइड्रेटेड है या नहीं है, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है आपके। आ जाइए नीचे, अब बात आ जाते हैं हमारे पास, बात चलते हैं इसे बनाने की। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट 2 है, तो पहले हम बनाते हैं M/50 100 ml, कैसे बनाएंगे आ जाइए, यहाँ पर देखते हैं हम कैसे बनाएंगे, आ जाइए। अब अगर आप देखें यहाँ पर आपको बनाना है 100 ml, M बाई कितना लिखा था वहां, 50 लिखा था, मैंने देखा नहीं वहां कितना लिखा था, देख लेते हैं। M/50 लिखा है, तो मुझे 100 ml M/50 FAS बनाना है। क्या करूं, पहले तो मैं वो वेट निकालूं जो मुझे FAS का चाहिए। तो मुझे पता है मोलैरिटी थी,
मोलैरिटी कितनी थी आपके पास, मोलैरिटी कितनी थी आपके पास, मोलैरिटी थी आपके पास WB ओवर MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, यही थे। अब आपके पास ये था 1/50, यहाँ पर आपको WB चाहिए, इंटू चाहिए आपको 1000, नीचे आ जाएगा आपका MB 392 और यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम इन ml, क्योंकि आपको 100 ml बनाना है। तो यहाँ से आप WB निकाल लेंगे, तो WB आ जाएगा आपका 392 इंटू आपका आ जाएगा 392 ओवर आ जाएगा आपका 50 और इंटू 10, ये आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा आपके पास 392 डिवाइडेड बाय 50, ये आ जाएगा 0.784 ग्राम। ठीक है, तो बस इतने ग्राम मेरे को लेने का है। अब मैं कैसे करूंगी एक्सपेरिमेंट। अब आप एक्सपेरिमेंट देखें कैसे करेंगे। एक्सपेरिमेंट में आप करेंगे क्या, एक्सपेरिमेंट में करना क्या है आपको, एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, मेजरिंग फ्लास्क। अब पता क्या है, आप अपना रिकॉर्ड लेके गए, जो आपने प्रैक्टिकल वर्क लिया है वो लेके गए, एग्जामिनर को 5 सेकंड लगेंगे ये बताने के लिए कि आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कैसे, वो बोलेगा FAS बनाया, आप बोलोगे हाँ बनाया, उसमें वो बोलेंगे कैसे बनाया, आप कहोगे कि मैंने पहले इसका ये वेट निकाला 0.784 आया, मैंने वेट निकाल के और फिर इतना FAS लेके उसमें पानी मिलाया और बन गया फेरस अमोनियम सल्फेट। वो आपसे पूछेगा किस में बनाया, बस बात खत्म हो गई। किस में बनाया भाई, इसी में तो बनाओगे, ये है मेजरिंग फ्लास्क। अब आपने यही नहीं बोला तो पता चल गया कि आपने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। तो जो एग्जामिनर होते हैं ना वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपकी कॉपी में जो आपने लिखा है उसको देख के बता देंगे। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी बहुत सारे, ये जरा एक्सरसाइज खत्म हो जाए, जिसे देख के पता चल जाएगा आपने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है। अब उसने ये पूछा, जैसे ही उसने ये पूछा कि किस में बनाया और आप ना बोल पाए मेजरिंग फ्लास्क, तो बात खत्म हो गई। वो कहेंगे टाइट्रेशन की थी, हाँ किस में की थी, आप बोल ही नहीं पाएंगे कॉलिकल फ्लास्क। वो कहेंगे वो जो लंबा सा लगा हुआ था ना जिससे तुमने KMnO4 डाला, वो बताओ क्या है, तुम बता ही नहीं पाएंगे ब्यूरेट। तो आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने ऑब्जर्वेशन लैब में सही नहीं करी ना तो आप वाइवा नहीं दे पाएंगे। अब करना क्या है, ये मेरे पास मेजरिंग फ्लास्क था, इसके यहाँ पे लगा हुआ था 250, देख लेना कितना बनाया, 100 ml चाहिए तो 250 वाला मत उठा लेना, 100 ml वाला उठाना। देख लेना अपने लैब में 100 ml वाला है भी कि नहीं, पता चला 100 ml हुआ ही नहीं, फिर क्या करोगे। अगर 250 ml वाला है तो 250 ml वाले में बना लेना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो करना है। तो वहां पे 100 एक्सपेरिमेंट में जो 100 ml लिखा है उसे मैडम से पूछ के अपना 250 में कन्वर्ट कर लेना। अगर 100 ml वाला है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो 100 ml वाला मैंने फ्लास्क ले लिया, इसमें मैंने क्या किया, ये जो था कैसे डालोगे, यहाँ पे फनल लगाओगे, फनल के ऊपर ये डाल दोगे। अब क्या होगा, फनल निकालनी नहीं है। अब देखो FAS जब बना रहे हैं ना, FAS, तो FAS बनाते हुए पहले इसमें तुमने ये ले लिया, क्या था ये 0.784 ग्राम FAS ले लिया, ठीक है। अब FAS बनाने के बाद इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालने का है, बिना डाइल्यूट H2SO4 डाले हुए पानी मत मिलाना इसमें, बिना H2SO4 डाले हुए इसमें पानी मत मिलाना। अगर आपने H2SO4 नहीं डाला और पानी मिला दिया तो आपका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी 2 मिनट रुको, अभी बताएंगे। तो आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, H2SO4 डालने के बाद होगा क्या, H2SO4 डालेंगे और फिर मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊंगी। जब ये पूरा पाउडर जो भी FAS है वो डिसॉल्व हो जाए तो इसमें पानी डालें, पानी डालें। यहाँ तक तो आप बहुत तेजी से डाल लें, पानी फनल को निकाल लें, बहुत तेजी से डालें, लेकिन इसके बाद थोड़ा प्रिकॉशनली डालें क्योंकि आपको इस मार्क तक ही फिल करना है। फिर इसे नॉब को बंद कर दें और नॉब को बंद करने के बाद एक बार इसे ट्रांसफर इस तरीके से हिला लें तो आपका FAS बन जाएगा। समझ में आ रही है। अब हमने आपको कहा कि यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 मिलाए बिना FAS नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, आओ देखते हैं। आप देखिए
मेरे पास इसकी केमिकल रिएक्शन है, ये रही इसकी केमिकल रिएक्शन, दिख रही होगी, बल्कि हमने ऊपर जो एक एसिड बेस टाइट्रेशन रिडॉक्स लिया था उसमें इसकी रिएक्शंस भी है, वहां पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रही, आपने KMnO4 और FAS की टाइट्रेशन करानी है, KMnO4 का कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है। वहां रिएक्शन ये होती है, KMnO4 H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करता है, और ये रहा आपका FAS का रिएक्शन होता है, और इस तरीके से यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अब बात क्या है, देखो बात ये है कि रिएक्शन में Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, और Mn+7 कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। जैसे ही आपकी कॉनिकल फ्लास्क में नीचे FAS था, आप चाहे तो ऊपर भी ले सकते हैं, कई लोग ऊपर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप FAS ऊपर ले लें, KMnO4 नीचे ले लें, एक्सपेरिमेंट गलत नहीं होगा, पर जनरली आप ये देखें कि जो आपके स्कूल में बताया गया है, कई इसको FAS को नॉन ले रहे हैं, कई FAS को अननोन भी ले रहे हैं, KMnO4 को नॉन दे रहे हैं। तो दोनों जगह अपने स्कूल के हिसाब से देख लें, टाइट्रेशन दोनों की होगी, कोई KMnO4 को नॉन मान रहा है, कोई FAS को नॉन मान रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। आप उस हिसाब से इसे चेंज कर लें, ये ना सोचें कि एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे इसे रिवर्स कर दो, FAS ऊपर कर दूं और KMnO4 नीचे, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट होगा। बस M1 V1 में जो मेरे को डाटा रखना है वो मैं अपने हिसाब से रखूंगी, एक तरफ KMnO4 का रखूंगी और एक तरफ FAS का रखूंगी। अब जब आपने इसमें से Mn+2 7 टपकाया, यहाँ पे KMnO4 है, यहाँ पर आपने KMnO4 टपकाया, मतलब Mn+7 टपकाया, तो यहाँ पर Fe+2 कन्वर्ट हुआ किसमें, Fe+3 में। अब सपोज यहाँ पे 100 Fe+2 थे, अब आप Mn डालते जा रहे हैं, KMnO4 डालते जा रहे हैं, KMnO4 का डार्क पिंक कलर होता है, तो जैसे आपने KMnO4 डाला, आपका क्या हुआ, Mn तो +7 Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, और Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। तो Mn+7 ही पिंक कलर का होता है, जैसे ही Mn+2 बन जाएगा तो इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो जैसे ही आपने KMnO4 डाला तो यहाँ पिंक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि +7 किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही है। और साथ ही Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन चलती रहेगी। जब यहाँ 100 Fe खत्म हो गए तो फिर KMnO4 डालने पर ये काम होने का ही नहीं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा लेगा। अगर एक बोले तो Mn यहाँ पे Fe+2 खत्म हो गया, तो अब KMnO4 एक्सेस में हो जाएगा, Mn+3+7 एक्सेस में हो जाएगा। जब Mn+7 एक्सेस में हो जाएगा तो यहाँ पे लाइट पिंक कलर आ जाएगा। और आप देख रहे होंगे इसमें किसी इंडिकेटर को नहीं डाला हमने, यहाँ पे KMnO4 डार्क पिंक कलर का था, तो ये सेल्फ इंडिकेटर है। यहाँ पर हमें किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ी रिएक्शन को कंप्लीट फाइंड करने के लिए, कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुई है ये जानने के लिए मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, क्योंकि इसमें एक रिएजेंट जो था, एक जो सोल्यूशन आपने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही डार्क पिंक कलर का है, तो इसीलिए सेल्फ इंडिकेटर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इस तरह से रिएक्शन होगी, लेकिन हम तो जानना चाहते थे वो प्रश्न कि हमने डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाया, हम तो ये जानना चाह रहे थे ना। तो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 ना मिलाती तो क्या होता। देखो मेरे पास FeSO4 है, FeSO4 है मेरे पास, मैं इसमें अगर डायरेक्ट पानी मिला दूं तो पानी में होती है डिसॉल्व ऑक्सीजन। क्या होती है, तो पानी मिलाने पर ये Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो काम आप KMnO4 डाल के करना चाह रहे थे, जो काम KMnO4 डालने पर होता, वो काम पानी मिलाने पे ही हो गया। अब जब पानी मिलाने पे ये Fe+3 बन गया तो KMnO4 थोड़ी करेगा वो काम, फिर आप ऊपर से KMnO4 मिलाते रहे। Fe+3 पहले से ही बन गया था, Fe+2 है ही नहीं वहां पर, तो आपकी टाइट्रेशन ही नहीं होगी। तो डाइल्यूट H2SO4 ये काम होने से रोक रहा है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि ये काम हाई pH पे या न्यूट्रल pH पे होता है। अगर pH 7 है या 7 से ज्यादा है तो इसका FeSO4 का हाइड्रोलिसिस होगा, अगर pH 7 से कम है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो इसे रोकने के लिए मैंने इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया। कितना मिलाया, एक टेस्ट ट्यूब मिला लो,
अब ऐसा भी नहीं टेस्ट ट्यूब ऊपर तक भर के मिलानी है, मैडम ने कहा था एक अंदाजा रख लो, एक मेजरमेंट रख लो टेस्ट ट्यूब का, बस ये इतनी टेस्ट ट्यूब मिलानी है। एक टेस्ट ट्यूब अपने पास रखें और अंदाजे से वो एक मार्क की बस मुझे यहाँ तक इतने के आसपास मिलाना। एक टेस्ट ट्यूब आपने इसमें H2SO4 डाल दिया बनाते हुए, तो जब बनाते हुए आप इसमें H2SO4 डालेंगे तो फिर क्या होगा, Fe+2 Fe+3 में Fe+3 में कन्वर्ट नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। और अगर आप H2SO4 नहीं डालेंगे तो ये काम हो जाएगा, तो फिर KMnO4 का अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और यही प्रश्न पूछेंगे आपसे एग्जामिनर कि आपने इसमें H2SO4 क्यों मिलाया। मैंने काफी कॉपी एनालाइज की है कोर्स की, मैंने कहीं नहीं देखा कि उन लोगों ने ये लिखा हो कि इसमें H2SO4 भी मिलाना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये तो बन चुका, मेरे पास फेरस अमोनियम सल्फेट बन चुका, लेकिन अभी भी कईयों के दिमाग में ये होगा हम याद करके जाएंगे, हमें याद ही करना है। आप समझिए बात, कहाँ तक याद करेंगे आप, नहीं होगा, समझिए इस बात को। अब होगा क्या, एग्जामिनर का फोन आया, शाम को आपकी मैडम से बात हुई, सर से बात हुई, अब उन्हें भी पता है कि बच्चे ऐसे ही याद करके आएंगे, टेप देंगे, लिख देंगे, वो आपसे ज्यादा होशियार है। वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 100 ml को कन्वर्ट करके कहेंगे 500 ml लिख दो मैडम, यहाँ ऐसा करो मैडम 250 ml लिख दो, मैडम छोड़ो आप इसे ऐसा करो एक आप इसे 1000 ml लिख दो, बात खत्म हो गई। आपका एक्सपेरिमेंट याद किया हुआ सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, रीडिंग भी खत्म हो गई, रिजल्ट सब सब सब, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें आप, नहीं याद करें, कैलकुलेशन वहीं करें, एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पर ये चेंज ही तो है एक्सपेरिमेंट एक जैसा, अब देखो ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, इसकी चेंज करने से आपको क्या दिक्कत है, आप तो कैलकुलेट करके कर लेना ना, एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको, रीडिंग याद करके करोगे क्या वहां। अब हमने सोल्यूशन बना लिया, अब बात करते हैं टाइट्रेशन की और बात करते हैं उसके बाद रिजल्ट की। अब सेकेंड पार्ट आता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है आपको, सीरियल नंबर लिखोगे, ब्यूरेट इनिशियल और फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, क्योंकि KMnO4 आपने ब्यूरेट में भरा हुआ होगा, अगर आपने FAS भरा है तो यहाँ FAS लिख लेना, नीचे KMnO4 है। अब देखो क्या है, अब दिक्कत ये है कि हमारे पास ये ब्यूरेट है, ये मेरे पास ब्यूरेट था, इसमें हमारे पास था KMnO4 और मेरे पास नीचे था कॉनिकल फ्लास्क और इसमें मैंने रखा हुआ है FAS। 10 ml ले लिया था, पीपेट ध्यान से यूज करें, पीपेट आपके पास कौन सी है, पता चला 10 ml वाली कॉपी में 10 ml था, उस दिन शेल्फ पे 25 ml की थी या 20 ml की थी, तो बात खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखें पीपेट कितना इस्तेमाल करना है। तो मैंने इसमें 10 ml FAS डाल दिया, FAS डालने के बाद 1 टेस्ट ट्यूब फिर से डाइल्यूट H2SO4 डालूंगी, डाइल्यूट SO4 फिर डालूंगी, एक तो बनाते हुए डाला था आपने, टाइट्रेशन करते हुए भी डालेंगे। क्यों डालेंगे, अगेन देखते हैं वहां से क्यों डालेंगे। हमारे पास रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में देखो टाइट्रेशन में इस्तेमाल हुआ है ना ये, आप देखिए जो फाइनल हमारे पास थी कहाँ गई भाई, वहां देखिए आप फाइनल, ये रही, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये H आयन, ये जहां पर ये टाइट्रेशन हो रही है, टाइट्रेशन करते हुए जो रिएक्शन हो रही है वहां एसिड चाहिए, अगर आप एसिड डालेंगे तो रिएक्शन, एसिड नहीं डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, मीडियम है ये रिएक्शन का, तो बनाते हुए तो डाल नहीं है, वहां अलग रीजन है कि आपने बनाते हुए क्यों डाला, ताकि हाइड्रोलिसिस ना हो फेरस अमोनियम सल्फेट का, जो काम हम रिएक्शन में कराना चाहते हैं KMnO4 डाल के वो पहले ही हो जाएगा, तो रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, आपका गलत आएगा। तो ये काम यहाँ पर बनाते हुए भी डालना आपको। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, ऊपर आपके पास ब्यूरेट था, ब्यूरेट में आपने नीचे FAS लिया है, ओ सॉरी, आपने नीचे कॉनिकल फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क है आपके पास, ये आपके पास ब्यूरेट था और नीचे आपके पास था कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क है आपके पास और इसमें आपने 10 ml, आप चाहें तो जैसा आपके स्कूल में है वैसा लिख सकते हैं, 25 ml है, 20 ml है, इसमें आपने डाइल्यूट H2SO4, दिल नहीं है ये दिल, डाइल्यूट H2SO4 डाला और फिर आप ऊपर से ड्रॉप वाइज KMnO4 डालेंगे। अब दिक्कत यही आती है क्योंकि आप पे पेशेंस नाम की चीज है नहीं। अब आप क्या करते हैं, पहले तो ड्रॉप वाइज डालते हैं, फिर आपको हो जाती है बहुत देर, आप जैसे ही नॉब घुमाते हैं नीचे डार्क पिंक आ जाता है और फिर मैम कह देती है ये गलत हो गया, दोबारा से करो।
तो करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि आप ये ब्यूरेट लें, पहले से 0 तक फिल करें। पहली रीडिंग रफ रीडिंग ही होती है, ठीक है, पहली रीडिंग होती है रफ रीडिंग। तो आप क्या करें, पूरा भरा, आप इससे पहले सिंगल सिंगल ml डालें, जैसे 0 to 1 डालें पूरा, नीचे फ्लास्क को अच्छे से शेक करें। फ्लास्क से कोई भी सोल्यूशन बाहर नहीं आना चाहिए, वॉल पे केमेनोफोर नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? देखो नीचे आयरन +2 है, बाहर आ जाएगा तो कम हो जाएगा, आपका रीडिंग गलत आएगी। आप ऊपर से केमेनोफोर डाल रहे हैं, इसका भी वॉल्यूम मेजर करना है। पता चला ये जो केमेनोफोर टपक गया नीचे शेल्फ पे गिर गया, तो वो जो केमेनोफोर गिरा है उसे भी तो काउंट कर लेंगे आप, समझ रहे हैं? तो एक्सपेरिमेंट करते हुए ध्यान रखें कि जो फ्लास्क नीचे कॉनिकल फ्लास्क है उससे मटेरियल बाहर ना आए, केमेनोफोर वॉल पे ना लगे, सीधा सॉल्यूशन में जाए, समझ रहे हैं, बाहर ना गिरे कहीं पर भी। तो आपने पहले क्या करना है, 0 से 1 डाला, नीचे फ्लास्क को अच्छी तरह शेक करा, फिर 0 से 2 से 3, 1 से 2 1 ml डाला, फिर शेक किया, फिर 3 to 4, ऐसा करते जाएंगे ना। एक तो एक्सपेरिमेंट जल्दी होगा, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि पिंक कलर किसके बीच में आ रहा है। सपोज 6 to 7 के बीच में पिंक कलर आ रहा है, आपका पिंक कलर आया बिटवीन 6 to 7। अब आपकी रफ रीडिंग हो गई, आपने इनिशियल 0.0 लिखी, यहाँ कुछ नहीं लिखने का है, कुछ नहीं लिखने का है, 6 to 7 रीडिंग आ रही थी। आप उस सारे ऊपर फिर 0 तक फिल कर लें, नीचे कॉनिकल फ्लास्क अच्छे से वॉश करके नया FAS लें, नया डाइल्यूट H2SO4 डालें। अब आपको पता है 6 to 7 रीडिंग आ रही है, 6 से 7 के बीच में आएगी, तो आप 5 तक बिल्कुल डाल लें फ्रिक्वेंटली, नीचे नॉब खोलें, 5 तक डाल लें, कुछ होगा ही नहीं। फिर 5 में जब आ जाएगी आपकी 5 ml आपने डाल दिया, तो आप अच्छे से शेक कर लें उसे, अच्छे से बाहर मत निकालना, अच्छे से शेक करें, इजी। अब ड्रॉप वाइज डालें, तो जब ड्रॉप वाइज डालोगे तो आपकी सपोज रीडिंग आ गई 6.3 पे आ गई, तो यहाँ आपने 6.3 लिख लिया, ठीक है। फिर 0 तक फिल करो। अब आपको पता थी 5 तक तो आप डाल ही देंगे, फिर ड्रॉप वाइज डालो। इस बार आपकी रीडिंग आई, इस बार आपकी रीडिंग आई 6.7, तो आपने 6.7, फिर आप नया फिर से वॉश करके इस बार रीडिंग 6.3 आई, आपने लिखा 6.3। आप कहेंगे एक्सपेरिमेंट हो गया, नहीं हुआ। कॉनकॉर्डेंट रीडिंग चाहिए, कॉनकॉर्डेंट रीडिंग शब्द है एक, इसका मतलब क्या है आपसे पूछा जाएगा। कॉनकॉर्डेंट रीडिंग का मतलब होता है लगातार सेम, यहाँ लगातार सेम नहीं आई, बीच में गैप है। फिर आप एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहाँ 6 ये आई, ये लगातार सेम हुई, तो आंसर आपकी कॉनकॉर्डेंट रीडिंग जो आएगी, कॉनकॉर्डेंट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6.3। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है। अब देखो मैं एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ, सबने एक्सपेरिमेंट किया, पूरा हरिद्वार, हर कोई स्कूल ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सच्चाई ये है, कॉनकॉर्डेंट रीडिंग इस ब्यूरेट से नहीं आ सकती। आपको पता है 18 ml अगर वाटर है ना, तो उसमें कितने पार्टिकल हैं? उसमें पार्टिकल है 6.022 इंटू 10⁻23। ब्यूरेट का नॉब देखो, इसमें एक ड्रॉप में, जब इसकी एक ड्रॉप गिरेगी ना, आप देखना वो कितना बड़ा साइज होता है ड्रॉप का। अब उस ड्रॉप में कितने पार्टिकल होंगे? तो इतनी बड़ी ड्रॉप से कैसे सिमिलर आ जाता है? आ ही नहीं सकती रीडिंग। पिंक कलर भी एक जैसा आना चाहिए, आपका कभी पिंक कलर डार्क आएगा थोड़ा सा, कभी हल्का आएगा, कभी कभी तो आप उससे डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि दोनों पिंक अलग हैं। अगर उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे तब पता चलेगा ये दोनों पिंक कलर अलग है। तो कभी भी इस ब्यूरेट से नहीं आती, माइक्रोपिपेट से आ जाती है, इस वाले से नहीं आती। लेकिन देखो आप पूरा शहर निकाल रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब ये आपको पता चल गया सब, तो दो बातें हो चुकी, 3 स्टेप है। पहली बात मैंने FAS बनाया, दूसरी बात मैंने टाइट्रेशन करके कॉनकॉर्डेंट रीडिंग निकाल ली। अभी तक आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, ये ऐसा कुछ नहीं लगा होगा कि आपको ये काम करने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं, आप इस एक्सपेरिमेंट को लैब में करें, मामूली से आपको 20 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको मजा भी बहुत आएगा। कोई केमिकल हार्मफुल नहीं है इसमें, आप आराम से उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में हमारे पास फॉर्मूला है N1M1V1 इज इक्वल्स टू N2M2V2, ये फॉर्मूला मेरे पास, ठीक है। ये इधर की तरफ मैं रख रही हूँ केमेनोफोर और इधर की तरफ रख रही हूँ मैं FAS। आप कहीं भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। दिक्कत आता है ये N1 N2 निकालना, कई स्कूल में इसे AB भी कहते हैं, कहीं पर AB भी लिखा हुआ है, कहीं पर इसे कोएफिशिएंट फॉर केमेनोफोर, कोएफिशिएंट फॉर FAS भी लिखा हुआ है। ये कहाँ से आया ये जानना जरूरी है।
अब देखो हमारे पास ये KMnO4 है, रिएक्शन में MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो यहाँ पर आपके पास +2, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए हैं, या आप चेंज कह सकते हैं 5 का आया है, तो KMnO4 के लिए कोफिशिएंट 5 हुआ। समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर आप फेरस अमोनियम सल्फेट में देखेंगे तो Fe2 Fe+3 में कन्वर्ट हुआ और इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, या चेंज आप कह लें 1 का आया है, तो यहाँ पर FeS के लिए कोफिशिएंट हुआ 1। समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप 1A बाई कोफिशिएंट ऑफ FeS ओवर कोफिशिएंट ऑफ KMnO4 1/5 लिख रहे हैं। बस यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो KMnO4 की तो रीडिंग आएगी, KMnO4 की मोलारिटी फाइंड करनी है, वॉल्यूम तो रीडिंग आएगी जो ब्यूरेट में है, m ये तो मुझे पता है FeS का m/50 बनाया था मैंने, वॉल्यूम मैंने 10 ml लिया था इसका, तो आप यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं? आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं क्या? मोलारिटी ऑफ KMnO4 आप फाइंड कर सकते हैं इजिली। ज्यादातर इंपॉर्टेंट यहाँ A और B था, वो मैंने आपको बता दिया कैसे आया। अब आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर आप यहाँ रखेंगे यहाँ पर। अब अगर आपको स्ट्रेंथ पूछा है तो सपोज आपका जो आंसर आया है वो 1.67 आया है, ये आपकी मोलारिटी आई है KMnO4 की। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो KMnO4 है, KMnO4 है, इसका स्ट्रेंथ निकालना है, तो स्ट्रेंथ निकालना बड़ा आसान है, आपको पता है स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है। 1.67 मोलारिटी और मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी किसका? KMnO4 का। कितना होता है 158। याद करोगे तुम, फिर वो पूछेगा कैसे आया, तो याद होना चाहिए Mn का होता है 55, इसका होता है 39, ऑक्सीजन का पता है 16 होता है। याद करके जाना, ये वो इससे मानेगा नहीं 158 से, वो यही पूछेगा कैसे आया, और आपको याद नहीं होगा पोटेशियम और Mn का, क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं करते, और इसीलिए उन्हें भी पता है कि आपको नहीं पता, तो यह स्ट्रेंथ आंसर आ जाएगा। कहीं स्कूल्स में FeS की नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड की है, तो एक बार ऑक्जेलिक एसिड वाली भी देख लेते हैं। दोनों ही सिमिलर है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस देख लेते हैं। अब जैसे ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, C2O4H2 है, लेकिन यहाँ पर .2H2O भी है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड है ऑक्जेलिक एसिड भी, याद रखिए। पूरा आप वेट करेंगे इसका तो शायद 126 आएगा, पूरा वेट करके देख लीजिएगा, 126 आएगा, ठीक है। हाइड्रेटेड है ये, क्योंकि वो ऑक्जेलिक एसिड पूछेगा, आप सिर्फ इतना लिख देंगे, वो कहेगा ऑक्जेलिक एसिड बताओ क्या होता है, आप लिख देंगे C2O4H2, फिर आप कहेंगे लेकिन इसका वेट तो 63 आ रहा है, आपने रखा है 126, क्योंकि वो हाइड्रेटेड है, उसमें 2H2O भी है, वो भी ऐड करना है आपको, ठीक है। क्योंकि इस पूरे का जो वेट निकालेंगे वो शायद आपके पास 36 माइनस कर दो तो ना आपके पास कितना आ जाएगा, 10 और करो तो 96 के अप्रॉक्स आ रहा होगा, ठीक है, इसका ऑक्जेलिक एसिड का, और ये पूरा आपका 126 है। अब वही आ गया, टू प्रिपेयर M/20 सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 100 ml बनाना है, जो भी आपके पास है, तो आप फिर इसको मेजर कर लेंगे, किससे करेंगे, आप वही करेंगे, क्या है आपके पास है 1 बाई कितना बनाना है आपको, 20 बनाने का है, W भी निकालना है, आपने इधर रख दिया 126, यहाँ पर आपने रख दिया 1000 और नीचे आपने रख दिया 100 ml, तो यहाँ से आप इसका W भी निकाल सकते हैं। बात क्या है, FeS बनाते हुए आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला था, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड बनाते हुए डाइल्यूट H2SO4 नहीं डालना है, क्योंकि इसमें पानी से हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपने H2SO4 डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑक्जेलिक एसिड लेना है, जितना भी वेइंग किया है, साथ में वाटर ऐड कर देना है आपको, यहाँ तक मार्क तक, नेक तक, जहां पर भी मार्क है वो वहां तक आपको ये फिल कर देना। अब लास्ट बात है क्या,
ये सब आपने कर दिया। टाइट्रेशन करते हुए आपको डालना है H2SO4, ये क्योंकि इसकी टाइट्रेशन की रिएक्शन ये रही, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर HN यूज हो रहा है ना। तो टाइट्रेशन देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Mn का रिडक्शन हो रहा है, तो जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें एसिड यूज हो रहा है। तो जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो एसिड का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ इसको गर्म भी करना पड़ता है। मतलब जैसे आपने नीचे पहले ऊपर ब्यूरेट में तो आपने KMnO4 भरना है, यहाँ पे KMnO4 भर दिया और नीचे आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क में आपने ऑक्जेलिक एसिड ले लिया और इसमें डाल दिया आपने 1 टेस्ट ट्यूब डाल दिया डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया 1 टेस्ट ट्यूब क्या डाला आपने 1 टेस्ट ट्यूब यहाँ पर आपने डाल दिया है प्लस ऑक्जेलिक एसिड में 1 डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा ना गर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ना ये कोवलेंट बॉन्डेड होता है यहाँ पे ना इस तरीके से। अब डायरेक्ट टाइट्रेशन करेंगे तो संभव नहीं हो पाएगी, थोड़ा हीट कर लेते हैं, बॉन्ड वीक हो जाते हैं तो फिर टाइट्रेशन आराम से होगी। तो थोड़ा हीट करते हैं 60 डिग्री तक ऐसा बोला है, तो केयरफुली थोड़ा हीट करें, फिर KMnO4 डालें। KMnO4 डालने के बाद पिंक कलर आ जाएगा आपका किसी भी टाइम पर, तो एक बार दोबारा हीट करके देखें कहीं पिंक कलर डिसअपीयर तो नहीं हो रहा। अगर डिसअपीयर हो रहा है तो फिर दोबारा से KMnO4 डालें, फिर थोड़ा हीट करके देखें, अगर डिसअपीयर हो रहा है तो फिर दोबारा से KMnO4 डालें। जहां पर डिसअपीयर ना हो वो वाली रीडिंग लेनी है आपको, क्योंकि यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है तो बहुत दिक्कत होती है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो बहुत केयरफुली आपको ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। अब बात वही है, यहाँ पर n फैक्टर देख लें आप, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो यही A, आपके पास फॉर्मूला होगा A M1V1 इज इक्वल टू B M2V2। इधर आपने क्या लिखा है KMnO4 लिया है इधर, और इधर आपने लिया है ऑक्जेलिक एसिड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Mn का चेंज आया, कितने का आया, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो A बराबर 5 ही रहेगा। और यहाँ ऑक्जेलिक एसिड में देखो ये 2 है तो सिंगल पे +3 है तो 2 पे +6 हुआ, यहाँ पर सिंगल पे +4 है तो 2 पे +8 हुआ। तो ये जो चेंज आया 2 का हुआ, तो यहाँ पर जो B की वैल्यू है वो 2 है, तो मतलब 5 M1V1 इज इक्वल टू 2 M2V2। मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 10 ml है, अगर आपके यहाँ 20 ml है तो वो लिखें आप। मोलैरिटी KMnO4 की मैं पता कर लूंगी, ये ब्यूरेट की रीडिंग है। तो इस तरीके से आप काम करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, फिर स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद भी एक बात ऐसी है जो आपको ना पता हुई तो आपका वाइवा खराब हो जाएगा। वो बात क्या है, वो है ब्यूरेट की रीडिंग कैसे लेते हैं। अब देखो ये ब्यूरेट है आपके पास, अब यहाँ पे ये मार्क बने हुए हैं, ऐसा बने हुए हैं इस तरीके से। अब जब इसमें वाटर फिल करेंगे या KMnO4 करेंगे तो ये कॉनकेव टाइप की इस तरह की बनती है, तो आपको लोअर मिनिकस लेना है। अब पता चला आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप ब्यूरेट में KMnO4 भरा था, एग्जामिनर गुजरे बगल से आपसे पूछा ब्यूरेट की रीडिंग बताओ ब्यूरेट की रीडिंग क्या होगी। आप यहाँ पे क्या बता देंगे, इसे आप बता देंगे कि आप यहाँ पर कुछ भी ये वाली रीडिंग देख देंगे, जबकि ये वाली रीडिंग आपको फाइंड करनी है, ये वाली नहीं फाइंड करनी है। समझ रहे हैं आप। तो हर चीज, छोटी से छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जहां आप काम कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन आप देखें, ढंग से देखें। मैंने आपको सारा टाइट्रेशन दोनों टाइप के सारे वाइवा के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं। साथ ही आप एक काम और करें, कभी कभी होता है कि वाइवा नहीं हो पा रहा, नहीं बता पा रहे, तो लास्ट में एग्जामिनर यही कह देता है भाई तू ही बता दे कहाँ से पूछूं। तो आप एक टॉपिक, चाहे आपको सोल्यूशन अच्छा लगता हो, इलेक्ट्रो अच्छा लगता हो, या कोई भी टॉपिक ऐसा बोलें जिसके बारे में बता पाए, आप कोई भी एक टॉपिक जरूर प्रिपेयर करके जाएं ताकि आपका वाइवा और अच्छा हो। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप उसको सारी चीजें आपको पता है ना तो बहुत आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो आप ये सारी चीजें फॉलो करें। फिर से बोल रही हूँ, एग्जामिनेशन से पहले कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स पढ़ के जाएं। आप समझ में आ रही है बात। तो ये था हमारे पास टाइट्रेशन। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे पास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं
एसिड बेसिक रेडिकल पढ़ेंगे और साथ में ही हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसी बीच अगर हमें कोई और सजेशन भी दें आप कि ये वाला एक्सपेरिमेंट करा दो तो हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं।